हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुमित। आज हम लोग क्लास 11th की ज्योग्राफी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, वो आप लोगों को आंसर राइटिंग में भी बेनिफिशियल होगा और एनसीईआरटी की जितनी भी बातें आप उसको समझ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। You have studied geography as one of the component of your social science course up to the secondary stage. सेकेंडरी स्टेज तक आप लोगों ने ज्योग्राफी को एज अ सोशल साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी सब मिला के एक सोशल साइंस की बुक होती थी। ऐसे आप लोगों ने पढ़ा है। यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द सम ऑफ द फिनोमिना ऑफ द ज्योग्राफिकल नेचर इन द वर्ल्ड एंड इट्स डिफरेंट पार्ट। ज्योग्राफी के कई फिनोमिना से आप लोग अवेयर हैं, जैसे रेनिंग, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, फ्लोइंग ऑफ रिवर्स। Now you will study geography as an independent subject and learn about the physical environment of the earth. अब क्लास 11 से आप लोग ज्योग्राफी को एज अ इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ये सोशल साइंस का पार्ट नहीं रहेगा, ये अब इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट हो गया है। एंड लर्न अबाउट द फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द अर्थ। और अर्थ का जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ेंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड देयर इंटरेक्टिव रिलेशनशिप। जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है और उनमें ह्यूमन का जो इंट्रैक्शन है, उन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, ये सब भी आप लोग देखेंगे। एंड देयर फॉर ए पर्टिनेंट क्वेश्चन यू कैन आस्क एट दिस स्टेज, वाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी। तो इस समय आप लोग एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए। वी लिव ऑन द अर्थ सरफेस। हम अर्थ पे रहते हैं, तो जाहिर सी बात है जहाँ हम लोग रहेंगे उसके बारे में जानना तो ज़रूरी ही है। एंड आवर लाइफ्स आर अफेक्टेड बाय आवर सराउंडिंग इन मेनी वेज। हमारी जो सराउंडिंग है, जो हमारी फिजिकल सराउंडिंग है, उससे हमारी लाइफ अफेक्ट होती है। जिससे हमारी लाइफ अफेक्ट होती है, जिस जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। वी डिपेंड ऑन द रिसोर्सेज टू सस्टेन आवर सेल्फ इन द सराउंडिंग एरियाज़। हम जोग्राफिकल रिसोर्सेज से, जो अर्थ के जो रिसोर्सेज हैं, उस पर डिपेंड है फॉर द सर्वाइवल। एंड प्रिमिटिव सोसाइटी सब्सिस्टेंस ऑन द नेचुरल मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, ईटेबल प्लांट एंड एनिमल। जो हमारी प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी, वो नेचुरल मीन्स ऑफ द सब्सिस्टेंस पे डिपेंड करती थी। इसमें क्या क्या आते हैं? ईटेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो लोग हंटिंग एंड गैदरिंग से ही अपना सर्वाइवल करते थे, तो उसी को ये कहा गया है। With the passage of time, we developed technologies and started producing our food using natural resources such as land, soil and water. जैसे जैसे टाइम पास हुआ, वैसे वैसे हम लोगों ने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली एंड अपने स्टार्टेड प्रोडक्शन आवर फूड यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। और नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके हम लोगों ने फूड का प्रोडक्शन अच्छी तरीके से करना चालू कर दिया। We adjusted our food habits and clothing according to the prevailing weather condition. जैसे जैसे वेदर कंडीशन रही, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने आप को अडॉप्ट करते गए, हम लोग में परिवर्तन आते गए। एंड देयर आर वेरिएशंस इन द नेचुरल रिसोर्स बेस, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एडॉप्शन विद एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट। इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है नेचुरल रिसोर्स बेस में भी और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में भी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चरल डेवलपमेंट। As a student of geography, you should be curious to know about all and the phenomena which vary over space. As a student of geography, हम लोग को जितने भी फिनोमेना होते हैं जियोग्राफिकल अर्थ पे, उसको जानने के लिए इच्छुक होना चाहिए, क्यूरियस होना चाहिए। यू लर्न अबाउट द डाइवर्स लैंड एंड पीपल। हम लोग पढ़ेंगे डाइवर्स लैंड एंड पीपल के बारे में, जो इंडिया डाइवर्सिटी से भरी हुई है, फिजिकली भी और सोशली एंड कल्चरली भी, उसको हम लोग पढ़ेंगे। एंड यू शुड आल्सो बी इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस विच हैव टेकन प्लेस ओवर टाइम। क्या क्या चेंजेस हुए हैं? ऐसा तो है नहीं जब से हम अर्थ का ओरिजिन हुआ तब से अर्थ ऐसे ही है, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। हम में भी चेंजेस हुए हैं, अर्थ में भी चेंजेस हुए हैं, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। ज्योग्राफी इक्विप्स यू टू अप्रिशिएट डाइवर्सिटी एंड इन्वेस्टिगेट इनटू द काज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग सच वेरिएशंस ओवर टाइम एंड स्पेस। और हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या काजेज हैं जिसकी वजह से ये सब वेरिएशंस आए हैं। You will develop skill to develop the globe converted into maps and have a visual sense. हम लोग देखेंगे कि जो ग्लोब होता है ना, उसको कैसे मैप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ग्लोब तो हमारा जो अर्थ सरफेस है वो तो स्फेरिकल है, तो उसे कैसे फ्लैट यानी प्लेन कैसे किया जाता है, तो वो सब क्या टेक्निक्स है, वो सब भी हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ सकते हैं। The understanding and the skill obtained in modern scientific techniques such as GIS and computer cartography equips you to meaningfully
कंट्रीब्यूट टू द नेशनल इंडीवर फॉर डेवलपमेंट। जो हमारी मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स है ज्योग्राफी से रिलेटेड, जैसे जीआईएस एंड कंप्यूटर, इनके वजह से नेशनल डेवलपमेंट में भी ये लोग बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच यू मे लाइक टू आस्क इज व्हाट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी है क्या? तो इस पैराग्राफ में या आगे हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के डेफिनेशन पे मोस्टली फोकस करेंगे। यू नो दैट अर्थ इज़ आवर होम। अर्थ पे हम रहते हैं तो जाहिर सी बात है ये हमारा क्या है, होम है। एंड इट इज़ आल्सो द होम ऑफ मैनी अदर्स एंड क्रिएचर्स बिग एंड स्मॉल एंड विच लिव ऑन द अर्थ एंड सस्टेन। केवल ये हमारा ही घर नहीं है, और भी कई सारे क्रिएचर्स हैं। प्लांट का भी घर है, एनिमल का भी घर है, और ह्यूमन बींग्स का भी घर है अर्थ। एंड द अर्थ सरफेस इज़ नॉट यूनिफॉर्म। अर्थ सरफेस यूनिफॉर्म नहीं है, ये सब जानते हैं। कहीं पे प्लेन है, कहीं पे प्लेट्यूज है, कहीं पे रिवर्स हैं, कहीं पे माउंटेन्स हैं। इट हैज़ वेरिएशन इन इट्स फिजिकल फीचर्स। इनके फिजिकल फीचर्स में भी वेरिएशन है, जैसे कहीं पे माउंटेन्स, कहीं पे हिल, कहीं पे वैलीज, प्लेन्स, प्लेट्यूज, ओशियंस, लेक्स, डिजर्ट एंड वाइल्डरनेस यानी फॉरेस्ट। एंड देयर आर वेरिएशन इन इट्स सोशल एंड कल्चरल फीचर टू। केवल फिजिकल वेरिएशन नहीं है यहाँ पे, सोशल एंड कल्चरल फीचर्स में भी वेरिएशंस हैं। जैसे देयर आर विलेजेस, कहीं पे विलेज है, सिटीज़ हैं, रोड्स हैं, रेलवेज, तो पोर्ट्स हैं, मार्केट्स हैं, एंड मेनी अदर एलिमेंट्स क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स अक्रॉस द इंटायर पीरियड ऑफ देयर कल्चरल डेवलपमेंट। उनके कल्चरल डेवलपमेंट के पीरियड में उन्होंने कई सारे ऐसे क्रिएचर्स किए हैं जो कि सोशल एंड कल्चरल फीचर हैं, उनमें भी वेरिएशंस पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, दो वेरिएशंस देखें। एक तो ऐसे वेरिएशंस जो फिजिकल वेरिएशंस हैं, ये फिजिकल वेरिएशंस है, और दूसरा क्या देखा हम लोगों ने, कल्चरल एंड सोशल वेरिएशंस। इसके पहले हमने जो पढ़ा, अगर हम लोग उससे देखें इमेजेस के थ्रू, तो ये देखिए कैसे ह्यूमन में चेंजेस हुए हैं। ये सब चेंजेस हम लोग पढ़ रहे हैं। ये देखिए, ह्यूमन पहले प्रिमिटिव सोसाइटी थी, हंटिंग एंड गैदरिंग पे सर्वाइवल करती थी, लेकिन अब मॉडर्न सोसाइटी हो गई है जो टेक्नोलॉजीज़ के बेसिस पे अपना सर्वाइवल करती है। दूसरी इमेज फिजिकल चेंजेस से रिलेटेड है, कैसे कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ, कैसे अलग अलग कंट्रीज़ बनी, कैसे ओशियन बना, कैसे माउंटेन बनी। तो ये सब इस इमेज से आप लोग देख सकते हैं। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो आगे वाले चैप्टर में मिल जाएगा अच्छे से। हमारी अगली जो इमेज है ये है सोशल एंड कल्चरल वेरिएशंस की। ये देखिए, कहीं पे रोड्स है, कहीं पे हाउसेज हैं, तो ये सब सोशल एंड कल्चरल वेरिएशंस है। हमारा जो नेक्स्ट इमेज है वो है फिजिकल वेरिएशंस की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, ये वाटरफॉल, माउंटेन्स, रिवर्स, तो ये सब फिजिकल वेरिएशंस है। वेरिएशन प्रोवाइड्स ए क्लू टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इन्वायरमेंट एंड सोशल एंड कल्चरल फीचर। यानी ये जो वेरिएशंस हैं ये क्लू प्रोवाइड करते हैं कि क्या रिलेशनशिप है बिटवीन द फिजिकल इन्वायरमेंट एंड social and cultural feature. The physical environment has provided the stage on which human societies enacted the drama of their creative skills with the tools, techniques which they invented and involved in the process of their cultural development. ये बहुत ही important line है। इसमें कहा गया है कि जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है, यानी जो अर्थ है, जो हमारी ओशंस हैं, जो हमारा लैंड मास है, वो सब ने हमें एक स्टेज प्रोवाइड किया है जिस पे जो ह्यूमन सोसाइटीज़ हैं वो अपना ड्रामा, अपने क्रिएटिव स्किल्स का, अपने टेक्निक्स का ड्रामा परफॉर्म करते हैं। यानी उन्हीं पे ये अपने टेक्निक्स को आजमाते हैं, उन्हीं पे ये इन्वेंशंस करते हैं, उन्हीं के हेल्प से, विच दे इन्वेंटेड एंड इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ देयर कल्चर डेवलपमेंट। अपने कल्चर डेवलपमेंट के प्रोसेस में उन्होंने क्या डेवलप किया है, टूल्स एंड टेक्निक्स। तो व्हाट इज़ कल्चरल डेवलपमेंट? यहाँ पे कल्चर डेवलपमेंट का मतलब है कि जैसे ह्यूमन जो थे पहले प्रिमिटिव थे, फिर धीरे धीरे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजीज़ वो मॉडर्न बनते गए। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसे कहते हैं कल्चरल डेवलपमेंट। यही होता है कल्चरल डेवलपमेंट। नाउ यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन पोस्ड अर्लियर एज टू व्हाट इज़ ज्योग्राफी। अब आप लोग कैपेबल हो गए हैं कि आप लोग
व्हाट इज ज्योग्राफी की डेफिनेशन बना सकते हैं इन वेरी सिंपल वर्ड्स, एंड इट कैन बी सेड दैट ज्योग्राफी इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि जो ज्योग्राफी होता है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ होता है। द टर्म ज्योग्राफी वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाई इरेस्टोस्थनीज। जो ये टर्म है ज्योग्राफी, ये पहली बार किसके द्वारा कॉइन किया गया था? इरेटोस्थनीज। ये पर्सन थे जिन्होंने, ये ग्रीक स्कॉलर हैं, इन्होंने ही फर्स्ट टाइम ज्योग्राफी का टर्म कॉइन किया था। द वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ये ग्रीक वर्ड्स हैं, जियो जिसका मतलब होता है अर्थ, एंड ग्राफो जिसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। और इसे अगर से सेंटेंस में कहा जाए तो द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफी। ये बहुत ही सिंपल डिफिनीसन है ज्योग्राफी की। पुट टुगेदर दे मीन डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। अगर इनको, ये जो जियो एंड ग्राफोज हैं, इसके अगर मीनिंग्स को हम लोग साथ में रखें तो इसका क्या मतलब होगा? जैसा कि हम लोग देखा भी है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। द अर्थ हैज़ ऑलवेज बीन सीन एज द अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स। अर्थ को हमेशा एज अ ह्यूमन बींग्स का जो है लिविंग प्लेस माना गया है, यानी जहाँ पे ह्यूमन बींग्स रहते हैं। एंड दस स्कॉलर्स डिफाइन ज्योग्राफी एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ एज द अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसीलिए ज्योग्राफर्स जो हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने डिस्क्राइब किया है ज्योग्राफी को कि ऐसा डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ एज द अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स। एंड यू are aware of the fact that reality is always multifaceted and the earth is also multidimensional। लेकिन तो अर्थ जो है ये मल्टी डायमेंशनल, इसे केवल एक ही डायमेंशन में नहीं देखा जा सकता है। हर चीज़ को अलग अलग पहलू होते हैं, हर चीज़ के अलग अलग पहलू होते हैं, तो हर पहलू को समझना ज़रूरी है। चूँकि अर्थ के डिफरेंट डायमेंशनल यानी मल्टी डायमेंशनल, इसी वजह से दैट इज़ वाई मेनी डिसिप्लिन फ्रॉम नेचुरल साइंसेज सच एज जियोलॉजी, पेडोलॉजी, ओशिनोग्राफी, बॉटनी, जूलॉजी, मेट्रोलॉजी एंड ए नंबर ऑफ सिस्टर डिसिप्लिन इन सोशल साइंसेज सच एज इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी स्टडी डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ अर्थ सरफेस। इसी वजह से जो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं नेचुरल साइंसेज में से, जियोलॉजी, पेडोलॉजी हो गया, तो ये सब डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ अर्थ को पढ़ते हैं। अर्थ की कई बातें हैं तो उसको अलग, जैसे रॉक्स एंड सॉइल्स के बारे में पेडोलॉजी में पढ़ा जाता है, ओशियन के बारे में ओशियनोग्राफी में पढ़ा जाता है, ऐसे ही मेट्रोलॉजी में क्लाइमेट के बारे में पढ़ा जाता है। तो अगर से हम लोग इन्हीं एग्जांपल्स को सोशल साइंस में देखें तो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा जाता है, इसमें भी ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत बातें पढ़ी जाती हैं। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी भी होती है, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, तो ये सब अर्थ के अलग अलग डायमेंशंस को पढ़ते हैं। अब डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ अर्थ को इन सब सब्जेक्ट्स में पढ़ाया जाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो है ज्योग्राफी इनके सिमिलर है। ज्योग्राफी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द साइंसेज इन इट्स सब्जेक्ट मैटर एंड मेथोडोलॉजी। ज्योग्राफी इन सब सब्जेक्ट से, ये जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं, नेचुरल साइंस के ये जो सब्जेक्ट हैं, भले ये अर्थ के विभिन्न आस्पेक्ट को पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी ज्योग्राफी इनसे बहुत डिफरेंट है। एट द सेम टाइम इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू अदर डिसिप्लिन। लेकिन फिर भी ये जो ज्योग्राफी है ये इन सब डिसिप्लिन से क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है। Geography derives its database from all the natural and social sciences and attempt their synthesis। इस लाइन को अगर हम लोग एग्जाम्पल से समझे तो मान लीजिए पेडोलॉजी को सॉयल एंड रॉक्स के बारे में पढ़ाया जाता है पेडोलॉजी में, ओशियनोग्राफी में ओशंस के बारे में पढ़ाया जाता है, एंड मेट्रोलॉजी में क्लाइमेट के बारे में। लेकिन ज्योग्राफी जो है इसमें इन सबको मिलाकर हर एक चीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है। तो यानी अटेम्प्ट देयर सिंथेसिस, यानी ये जो जितने आस्पेक्ट्स हैं, जितने भी आइडियाज, इनको सबको ज्योग्राफी क्या करता है, कंबाइन करता है। इस लाइन का यही मतलब है, ठीक है। वी हैव नोटेड दैट देयर एग्जिस्ट्स वेरिएशंस ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ इन इट्स फिजिकल एज वेल एज कल्चरल इन्वायरमेंट। हमने देखा है कि फिजिकल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट में डिफरेंसेस होते हैं, वेरिएशंस होते हैं। ए नंबर ऑफ फिनोमेना आर सिमिलर एंड मेनी आर डिसिमिलर। बहुत से ऐसे फिनोमेना जो सिमिलर हैं, बहुत से डिसिमिलर हैं। एंड इट वाज लॉजिकल देयरफॉर टू परस्यू ज्योग्राफी एज द स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। एरियल डिफरेंशिएशन का मतलब वही होता है कि जितने भी फिनोमेना स्पेस में होते हैं उनमें कुछ डिसिमिलरिटीज़ हैं और कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। इसी को कहा गया है कि एरियल डिफरेंशिएशन।
एंड दस ज्योग्राफी वॉज परसीव्ड टू स्टडी ऑल दोज फिनोमेना विच वेराई ओवर स्पेस। इसीलिए ज्योग्राफी में वो सारी घटनाएं पढ़ी जाती हैं जो ओवर द स्पेस होती हैं। ज्योग्राफर डू नॉट स्टडी ओनली द वेरिएशंस इन द फिनोमेना ओवर द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस को ही स्पेस कहा जाता है। तो ज्योग्राफर्स केवल वेरिएशंस ही नहीं पढ़ते कि वे क्या वेरिएशंस है फिनोमेना में, बट आल्सो स्टडी द एसोसिएशंस विद द अदर फैक्टर्स सच विच काज दीज वेरिएशंस। बल्कि वो फैक्टर्स भी पढ़ते हैं जो इन वेरिएशंस को काज करते हैं। आखिर ये वेरिएशंस है क्यों, इसको भी ज्योग्राफर्स पढ़ते हैं। यानी जो फिनोमेना हुए उनमें क्या वेरिएशंस है, प्लस उनके जो काजेज हैं, ये सब ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है। अगर इसको हम लोग एग्जांपल से समझें, इसका एक एग्जांपल दिया गया बुक में। फॉर एग्जांपल क्रॉपिंग पैटर्न डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन बट दिस वेरिएशन इन क्रॉपिंग पैटर्न एज ए फिनोमेना। ये जो इसमें लिखा गया कि क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो डिफ़र करते हैं फ्रॉम रीजन टू रीजन। दिस वेरिएशन इन क्रॉपिंग पैटर्न, ये जो वेरिएशन है क्रॉपिंग पैटर्न में, इसे आप लोग समझ सकते हैं ये क्या है, फिनोमेना है। क्रॉपिंग पैटर्न एक फिनोमेना है जिसमें वेरिएशंस है। अब इसमें लिखा गया कि इज रिलेटेड टू वेरिएशंस इन सॉइल क्लाइमेट्स डिमांड्स इन द मार्केट कैपेसिटी ऑफ द फार्मर टू इन्वेस्ट एंड टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स अवेलेबल टू हर हिम। यानी इसके क्या क्या काजेस हैं, ये जो वेरिएशंस होते हैं क्रॉपिंग पैटर्न में, उसके काजेस नीचे दिए गए हैं। वेरिएशंस इन सॉइल, क्लाइमेट, डिमांड्स, कैपेसिटी ऑफ फार्मर टू इन्वेस्ट, ये सब काजेस हैं जिसकी वजह से जो है क्रॉपिंग पैटर्न्स में वेरिएशंस आते हैं। ठीक है। Thus, the concern of geography is to find out the causal relationship between any two phenomena or between more than one phenomena। तो इसीलिए ज्योग्राफी का जो कोर कंसर्न होता है वो क्या होता है, काजल रिलेशनशिप। यानी हम लोग तो पढ़ेंगे क्या वेरिएशन है प्लस उसके काजेस क्या है, तो इसीलिए कहा गया काजल रिलेशनशिप को हम लोग पढ़ते हैं। फिनोमेना के जो भी काजेस हैं उनमें जो वेरिएशंस के जो भी काजेस उसको ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है। ठीक है। ए ज्योग्राफर एक्सप्लेन द फिनोमेना इन ए फ्रेम ऑफ काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ज्योग्राफर किसी भी फिनोमेना को काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की तरह पढ़ते हैं, यानी उसके क्या क्या काजेस है उस फिनोमेना के लिए एंड प्लस उसके क्या क्या इफेक्ट्स होंगे, तो ये सब ज्योग्राफर्स पढ़ते हैं, उसे समझते हैं। एज इट डज नॉट ओनली हेल्प इन इंटरप्रिटेशन बट आल्सो फोरसीज द फिनोमेना इन फ्यूचर। ये केवल इंटरप्रिटेशन में ही हेल्प नहीं करता बल्कि फ्यूचर में फिनोमेना कैसे होंगे, क्या चांसेज है इसके, तो वो सब भी मतलब एज अ प्रेडिक्शन भी ये सब हेल्प करता है। क्या, काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। द ज्योग्राफिकल फिनोमेना बोथ द फिजिकल एंड ह्यूमन आर नॉट स्टैटिक बट हाईली डायनेमिक। ये जो ज्योग्राफिकल फिनोमेना है ये फिक्स नहीं है, इज़ नॉट स्टैटिक, यानी ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हुई है वैसा होगा, कोई चेंज नहीं होगा। ये डायनेमिक है, यानी इसमें चेंजेस होते रहते हैं। एंड दे चेंज ओवर टाइम एज ए रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्टिव प्रोसेस बिटवीन। तो ये क्या लिखा है, चेंज ओवर टाइम, ये क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो ज्योग्राफिकल फिनोमेना है ये डायनेमिक क्यों है, तो इसका रीज़न है कि बिकॉज ऑफ द इंट्रैक्शन बिटवीन द चेंजिंग अर्थ एंड अनटायरिंग एंड ईवर एक्टिव ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स अनटायरिंग एंड ईवर एक्टिव, हमेशा एक्टिव रहते हैं और अर्थ भी हमेशा चेंज होती रहती है। तो इसी वजह से इनके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उसी वजह से जो ज्योग्राफिकल फिनोमेना है वो डायनेमिक, यानी उनमें परिवर्तन आते रहते हैं। प्रीमिटिव ह्यूमन सोसाइटीज़ वेयर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। जो प्रीमिटिव सोसाइटीज़ थी वो अपने इन्वायरमेंट में डायरेक्टली डिपेंडेंट करती थी। प्रीमिटिव सोसाइटीज़ क्या करती हैं, हंटिंग एंड गैदरिंग पे भी डिपेंड करती हैं, यानी वो उनका जो टोटल सर्वाइवल था वो इन्वायरमेंट पे ही था। ठीक है। जियोग्राफी दस इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन इंट्रैक्शन एज एन इंटीग्रेटेड होल। तो इसीलिए ज्योग्राफी क्या है, वो इंट्रैक्शन पढ़ाती है, किसके बीच में, नेचर एंड ह्यूमन के बीच में। ठीक है। ह्यूमन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर एंड नेचर हैज़ इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन। इस लाइन का सिंपल सा मतलब यही है कि ह्यूमन एंड नेचर को सेपरेट नहीं किया जा सकता, ये दोनों ही आपस में इंटीग्रली जुड़े हुए हैं। ठीक है। इसको अगर से एक एग्जांपल से समझें तो जैसे जो पहले प्रीमिटिव सोसाइटीज़ थी वो टोटली इन्वायरमेंट पे जो है डिपेंड करती थी, यानी
नेचर पे डिपेंड करती थी। उनकी लाइफ जो थी वो इन्फ्लुएंस किसके द्वारा होती थी? नेचर के द्वारा। लेकिन आज की जो सोसाइटी है तो वो क्या है, अपने टेक्नोलॉजी से नेचर को ओवरकम कर चुके हैं। जैसे हम लोग ओशन पे भी रूट बना लिए हैं, और ऐसे जैसे हम लोग एरोप्लेन बना के हम लोग एयर में भी उड़ सकते हैं। तो ये सब क्या है? टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे ह्यूमन बीइंग नेचर को ओवरकम कर चुके हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ह्यूमन एंड नेचर को सेपरेट नहीं किया जाता है। ह्यूमन्स के ऊपर नेचर का इन्फ्लुएंस है और नेचर के ऊपर ह्यूमन का इन्फ्लुएंस है। आगे लिखा भी गया है कि नेचर हैज़ इन्फ्लुएंस डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। नेचर ने ह्यूमन लाइफ के डिफरेंट आस्पेक्ट को अफेक्ट किया है, एंड इट्स इम्प्रिंट्स कैन बी नोटिस्ड ऑन फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर एंड ऑक्यूपेशंस। जो नेचर के इम्प्रिंट्स हैं, यानी नेचर के इन्फ्लुएंस की वजह से ही इसके इफ़ेक्ट कहाँ पे देखे जा सकते हैं? फूड पर, क्लॉथिंग पर, शेल्टर पर एंड ऑक्यूपेशंस पर। किस रीजन के लोग कौन से फूड खाएंगे, कौन से क्लॉथिंग करेंगे, कहाँ कैसे रहेंगे, कैसे ऑक्यूपेशंस उनके होंगे, इन सब को कौन अफेक्ट करता है, कौन इन्फ्लुएंस करता है? तो उसका आंसर होगा नेचर। ह्यूमन बीइंग हैव कम टू टर्म विथ नेचर थ्रू एडॉप्शन एंड मॉडिफिकेशन। ह्यूमन बीइंग अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग हमेशा अडॉप्ट करती रहती है और मॉडिफाइड करती है। एज़ यू ऑलरेडी नो द प्रेजेंट सोसाइटी हैज़ पास द स्टेज ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटी। जाहिर सी बात है, ये आज की मॉडर्न सोसाइटीज़ है, तो ये प्रिमिटिव सोसाइटीज़ का जो स्टेज है उसे पार कर चुकी है। विच वेर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन देयर इमीडिएट फिजिकल इन्वायरमेंट फॉर सस्टेनेंस। हमने ये पहले भी देख चुके हैं कि जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए फिजिकल इन्वायरमेंट में डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है। प्रेजेंट सोसाइटीज़ हैव मॉडिफाइड देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। लेकिन जो प्रेजेंट सोसाइटीज़ है, जो हमारी सोसाइटी, जो मॉडर्न सोसाइटीज़ है, वो क्या की है? नेचुरल इन्वायरमेंट को ही मॉडिफाइड कर दी है। ठीक है, तो ह्यूमन सोसाइटी ने कैसे मॉडिफाइड किया नेचर को? बाय इन्वेंटिंग एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके, एंड दस हैव एक्सपेंडेड द हॉरिजन ऑफ देयर ऑपरेशन बाय अप्रोप्रिएटिंग एंड यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय नेचर। जो नेचर के रिसोर्सेज हैं, इन्हीं का यूज करके ह्यूमन सोसाइटीज़ ने अपने आप को मॉडिफाइड किया है, टेक्नोलॉजी का भी डेवलपमेंट किया है। विद द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ह्यूमन बींग्स वेर एबल टू लूजन द साइकिल ऑफ देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजीज़ के मदद से ह्यूमन बींग ने जो नेचर का साइकिल था ऑन द ह्यूमन बींग, यानी नेचर का जो पकड़ था ह्यूमन बींग पे, उसे ओवरकम कर लिए हैं। Technology helped in reducing the harness of labor, increased labor efficiency, and providing leisure to human beings to attend to the higher needs of life. टेक्नोलॉजीज़ की वजह से ही लेबर की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो गई हैं, और लोगों को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, वो बहुत ही आराम से अपनी लाइफ जीते हैं। इट आल्सो इंक्रीज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन एंड द मोबिलिटी ऑफ लेबर। इसके वजह से जो प्रोडक्शन का स्केल, यानी लार्ज मास प्रोडक्शन होता है अब, ठीक है, एंड मोबिलिटी ऑफ लेबर भी इंक्रीज हो गई है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजीज़ की वजह से ही। बिटवीन फिजिकल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन बींग्स हैज़ बीन वेरी ससेंटली डिस्क्राइब्ड बाय ए पोएट इन द फॉलोइंग डायलॉग बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। नेचर को इन्होंने गॉड की तरह बताया है। तो एक पोएट है जिन्होंने फिजिकल इन्वायरमेंट और ह्यूमन बींग के बीच में जो इंट्रैक्शन है उसको बहुत ही क्लियरली बताया है। उन्होंने कहा है कि यू क्रिएटेड द सॉयल, यानी नेचर ने सॉयल क्रिएट किया। आई क्रिएटेड द कप, हमने सॉयल का यूज़ करके कप क्रिएट किया। यू क्रिएटेड नाइट, आई क्रिएटेड द लैम्प, आपने रात क्रिएट किया, यानी नेचर ने रात को क्रिएट किया, लेकिन ह्यूमन बींग्स ने लैम्प को क्रिएट किया। यू क्रिएटेड वाइल्डरनेस, हिल, ट्रेंस एंड डिजर्ट्स, नेचर ने क्या क्रिएट किया? फॉरेस्ट, हिल, टेरेंस, डिजर्ट्स। आई क्रिएटेड फ्लावर बेड्स एंड गार्डन्स, ह्यूमन बींग्स ने गार्डन्स को क्रिएट किया, फ्लावर्स को क्रिएट किया। एंड ह्यूमन बींग हैव क्लेम्ड देयर कंट्रीब्यूशन यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। ह्यूमन बींग ने वर्ल्ड में जो अपने कंट्रीब्यूशन उसे क्लेम करते, कैसे? नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके जो उन्होंने क्रिएशंस किए हैं उसके ह्यूमन बींग क्लेम करते हैं। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ह्यूमन बींग मूव फ्रॉम द स्टेज ऑफ नेसेसिटी टू ए स्टेज ऑफ फ्रीडम। टेक्नोलॉजीज़ का यूज करके ही ह्यूमन बींग्स क्या है? स्टेज ऑफ नेसेसिटी से स्टेज ऑफ फ्रीडम में पहुंच गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि पहले जो चीज़ें होती थी वो केवल जो नेसेसरी चीज़ें होती थी ह्यूमन बींग्स उसी को कर पाते, लेकिन आज क्या है? आज हम लोग
अपने इंजॉयमेंट पर भी फोकस करते हैं, अपने जो है अपने रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ पर फोकस करते हैं, इंटरटेनमेंट पे फोकस करते हैं। तो ये क्या है, स्टेज ऑफ फ्रीडम, यानी हर चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं कंपेयर टू जब पहले की अपेक्षा आज हर चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से। दे हैव पुट देयर इम्प्रिंट्स एवरीवेयर एंड क्रिएटेड न्यू पॉसिबिलिटीज़ इन कोलेबोरेशन विथ नेचर। ह्यूमन बीइंग ने टेक्नोलॉजी की वजह से अपने इम्प्रिंट्स यानी अपनी छाप हर जगह छोड़ दी है और कई प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ भी कर दी है। ठीक है। Thus we now find humanized nature and naturalized human being and geography studies this interactive relationship। इस लाइन का बहुत ही अच्छा मतलब है। ह्यूमनाइज्ड नेचर का मतलब कि एक ऐसा नेचर जिसमें ह्यूमन बींग्स का इन्फ्लुएंस है, यानी जैसे ओशंस है, ओशंस नेचर का पार्ट है, उस पर ओशन रूट किसने बनाया है? ह्यूमन ने। तो ये क्या हो गया? ह्यूमनाइज्ड नेचर। एयर है, उस पर एरोप्लेन किसने बनाया? ह्यूमन ने। तो ये क्या हो गया? ह्यूमनाइज्ड नेचर, यानी नेचर ह्यूमन से इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है। और दूसरा शब्द क्या है? नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बींग, यानी ऐसा तो है नहीं केवल ह्यूमन जो है नेचर को इन्फ्लुएंस करता है, नेचर भी बहुत ज़्यादा ह्यूमन को इन्फ्लुएंस करता है। तो उसे कहते हैं नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग नेचर के अकॉर्डिंग एडॉप्ट करता है अपने आप को। प्रिमिटिव सोसाइटी जो थी वो हंटिंग एंड गैदरिंग पे टोटली नेचुरल चीज़ों पे डिपेंड करते थे, वो भी तब क्या थे? नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बींग थे वो लोग। एंड ज्योग्राफी स्टडीज़ दिस इंटरेक्टिव रिलेशनशिप। इसी इंट्रैक्शन को, ह्यूमन एंड नेचर के बीच में इसी इंट्रैक्शन को ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है। द स्पेस गॉट ऑर्गेनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की वजह से जो सारा स्पेस है वो ऑर्गेनाइज्ड हो गया, यानी सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। एंड द लिंक्स यानी रूट्स एंड द नोड सेटलमेंट ऑफ ऑल टाइप्स एंड हायरार्कीज इंटीग्रेटेड द स्पेस। और ये जो लिंक्स एंड रोड्स हैं ये सारे प्लेसेस को आपस में इंटीग्रेट किए हुए, यानी सारे प्लेसेस को जोड़े हुए हैं। नोड्स का मतलब एक ऐसा पॉइंट जैसे जहाँ से कोई रूट ओरिजिन होता है या फिर जहाँ पे कोई रूट एंड होता है उसे नोड्स कहते हैं। या फिर कोई सिटी हो जहाँ पे दो रोड्स मिलते हैं तो ये सब क्या होते हैं? नोड्स होते हैं। एंड लिंक्स मतलब जो हमारे रोड्स ट्रांसपोर्ट रूट्स होते हैं उसे कहते हैं लिंक्स। ठीक है। As a social science discipline, geography studies the spatial organization and spatial integration. Spatial organization and spatial integration. Spatial organization का मतलब ये होता है कि जो हमारा अर्थ सरफेस है, स्पेस है, वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, और स्पेशल इंटीग्रेशन का मतलब वो आपस में कैसे इंटीग्रेटेड है। स्पेशल का मतलब अर्थ सरफेस से ही है, जो डिस्टेंस है पूरा अर्थ सरफेस, उसे कहते हैं स्पेशल इंटीग्रेशन। ठीक है। ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इज कंसर्न विद 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस। ज्योग्राफी मेनली 3 क्वेश्चन से कंसर्न है। पहला क्वेश्चन है, सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैटर्न्स ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर एज फाउंड ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ एंड दीज आर क्वेश्चन अबाउट व्हाट। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो केवल आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कौन कौन से नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स अर्थ सरफेस पे पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन व्हाट की कैटेगरी में आते हैं, यानी कौन कौन से क्या क्या चीज़ें अर्थ सरफेस पे पाई जाती हैं उनका केवल आइडेंटिफिकेशन होता है पहले टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। एंड सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन से हैं? सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचर एंड ह्यूमन कल्चरल फीचर ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। दूसरे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं, यानी वेयर, यानी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये जो नेचुरल एंड ह्यूमन फीचर्स हैं, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन को सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताते हैं, जो कि वेयर की कैटेगरी में आते हैं। टेकन टुगेदर बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस टेक केयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल एंड लोकेशनल आस्पेक्ट ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर। ये जो दो क्वेश्चंस है व्हाट एंड वेयर से रिलेटेड, ये केवल डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं एंड उसके लोकेशनल आस्पेक्ट को बताते हैं। कल्चरल एंड नेचुरल फीचर्स जो हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन एंड लोकेशन आस्पेक्ट को व्हाट एंड वेयर वाले क्वेश्चंस बताते हैं। एंड दीज क्वेश्चंस प्रोवाइड इन्वेंटराइज इंफॉर्मेशन ऑफ व्हाट फीचर्स एंड वेयर लोकेटेड। ये केवल बताते हैं कि कौन कौन से फीचर्स है कहाँ कहाँ लोकेटेड, यानी व्हाट क्या है और कहाँ है। एंड इट वॉज वेरी पॉपुलर अप्रोच ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ये जो अप्रोच है व्हाट एंड वेयर, ये कॉलोनियल पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। उनको केवल ब्रिटिशर्स को क्या करना था, कौन कौन से रिसोर्सेज है कहाँ हैं इसको पता करके डायरेक्ट वो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते थे।
These two questions did not make geography a scientific discipline till the third question was added. जब तक तीसरा क्वेश्चन नहीं ऐड हुआ तब तक ज्योग्राफी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन नहीं था। ज्योग्राफी पता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा साइंटिफिक सब्जेक्ट है, तो इसे साइंटिफिक क्या बनाता है, ये जो तीसरा क्वेश्चन है यही इसको एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाता है। अब हम लोग देखेंगे कैसे तीसरा क्वेश्चन इसको साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाता है। द थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द एक्सप्लेनेशन और काजल रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स एंड द प्रोसेस एंड फिनोमिना। तीसरा जो क्वेश्चन है वो काजल रिलेशनशिप बताता है, यानी क्या क्या काजेज हैं कि ये जो रिसोर्सेज हैं, ये जो फीचर्स हैं, ये क्यों पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस किससे रिलेटेड है, वाई से रिलेटेड, यानी ये काजेज बताते हैं कि ये जो फीचर्स हैं, ह्यूमन एंड कल्चर फीचर्स है, ये नेचुरल फीचर्स है, ये क्यों पाए जाते हैं, किस लिए पाए जाते हैं, तो यानी ये काज बताते हैं। तो यही वजह है कि ज्योग्राफी एक बहुत ही साइंटिफिक डिसिप्लिन है, और यही थर्ड क्वेश्चन वाई वाला ये ज्योग्राफी को साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाता है। हमने अभी तक क्या देखा, हमने 3 क्वेश्चन देखा, व्हाट, वेयर एंड वाई, जिसमें से 2 क्वेश्चंस व्हाट एंड वेयर, ये 2 क्वेश्चंस है जो ज्योग्राफी को साइंटिफिक डिसिप्लिन नहीं बनाते। लेकिन जब तक तीसरा क्वेश्चन नहीं ऐड होता, तीसरा क्वेश्चन वाई जब ऐड हो जाता है, ज्योग्राफी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बन जाती है। ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन इज रिलेटेड टू द स्पेस एंड टेक्स नोट्स ऑफ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक एंड एट्रीब्यूट्स। ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन क्या है, स्पेस से रिलेटेड है और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक को ही बताती है। इट स्टडीज़ द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है रिसोर्सेज का, जो फीचर्स हैं, फिजिकल फीचर्स हैं, उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, लोकेशन क्या है उसका, एंड कंसंट्रेशन ऑफ फिनोमेना ओवर द स्पेस एंड इंटरप्रेट देम प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज पैटर्न्स, और इन सब पैटर्न्स के एक्सप्लेनेशन यानी वाई को भी बताता है। इट टेक्स नोट ऑफ द एसोसिएशन एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिनोमेना ओवर स्पेस एंड इंटरप्रेट देम प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन फॉर दीज पैटर्न्स, एंड इन सब पैटर्न्स के ये जो फिनोमेना है इनके बीच में क्या रिलेशंस है उसका एक्सप्लेनेशन भी ज्योग्राफी बताता है। It also takes note of association and interrelationship between the phenomena resulting from the dynamic interaction between human beings and their physical environment. ह्यूमन बींग्स और फिजिकल इन्वायरमेंट के बीच में जो डायनेमिक इंट्रैक्शन होता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि ये जो इंट्रैक्शन होता है ह्यूमन एंड नेचर यानी फिजिकल इन्वायरमेंट के बीच में, वो डायनेमिक होता है, वो फिक्स नहीं होता। तो इनमें क्या रिलेशन है, इनमें क्या संबंध है, इनमें क्या एसोसिएशंस है, इंटर रिलेशनशिप है, इसको भी ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है। ठीक है, इसमें इस पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या देखा कि ज्योग्राफी में क्या क्या बताया जाता है। हालांकि ये पूरा चैप्टर ही वही है कि ज्योग्राफी क्या है, कैसे है, लेकिन तो इसमें मेनली हम लोग ये देखें कि ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ाया जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पैरा है ज्योग्राफी एज ए इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। यहाँ पे ज्योग्राफी को इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन क्यों कहा गया है? इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि ये जो है हमारी जो सोशल साइंसेज है, जो नेचुरल साइंसेज है, उनसे इंटीग्रेटेड है, यानी उनसे रिलेटेड है। जैसे अगर पेडोलॉजी की बात करें तो ये एक नेचुरल साइंस है, लेकिन तो रॉक एंड सॉइल पेडोलॉजी में पढ़ाया जाता है और ज्योग्राफी में भी वो चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो इसका मतलब क्या है, ये अदर सब्जेक्ट से भी इंटीग्रेटेड है, इसीलिए इसको कहा गया है इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। ठीक है, ज्योग्राफी इज डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस। यहाँ पे इसे कहा गया है कि डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस, यानी ये डिफरेंट आइडियाज़ को नेचुरल साइंसेस से भी और सोशल साइंसेस भी अपने में कंबाइन की हुई है, इसीलिए इसको कहा गया है डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस। इट अटेम्प्ट टू स्पेशियल सिंथेसिस। ज्योग्राफी को यहाँ फिर से देखिए, स्पेशियल सिंथेसिस कहा गया है। इट मीन्स कि ज्योग्राफी में जितने भी जो बातें होती है वो ओवर द स्पेस जो घटनाएं होती हैं उसको पढ़ाया जाता है। स्पेशल का मतलब होता है ओवर द स्पेस, जैसे ट्रॉपिक्स पे क्या हो रहा है, पोल पे क्या हो रहा है, तो ये सब बातें और कैसे कैसे हो रहा है, ये सब बातें स्पेशल सिंथेसिस के अंतर्गत आएंगी। एंड हिस्ट्री अटेम्प्ट्स टेम्पोरल सिंथेसिस। टेम्पोरल सिंथेसिस का मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हिस्ट्री क्या पढ़ते हैं हम लोग हिस्ट्री में कि किन समय पे क्या क्या घटनाएं हुई, ये हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, और ओवर द स्पेस क्या क्या घटनाएं हुई ये ज्योग्राफी का पार्ट है। एंड इट्स अप्रोच इज़ हॉलिस्टिक इन नेचर। ज्योग्राफी का जो अप्रोच है वो हॉलिस्टिक इन नेचर है, यानी इसे किसी भी सिस्टर डिसिप्लिन से अलग नहीं किया जा सकता, ये अपने आप में ही एक कंप्लीट डिसिप्लिन है। ठीक है,
एंड इट रिकॉग्नाइजेज द फैक्ट दैट द वर्ल्ड इज ए सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। ज्योग्राफी हमें बताता है कि जो वर्ल्ड है ये एक सिस्टम है इंटरडिपेंडेंसीज का, यानी सब लोग आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, यानी कुछ कोई ले रहा है तो कुछ कोई दे रहा है। पेडोलॉजी का अगर से एग्जांपल हम लोग फिर से लें तो क्या है, ज्योग्राफी में भी सॉयल एंड रॉक्स के बारे में पढ़ाया जाता है, तो कुछ इन्फो ज्योग्राफी से पेडोलॉजी में गया होगा रॉक्स एंड सॉयल के बारे में, एंड कुछ इन्फो पेडोलॉजी से ज्योग्राफी में आया होगा रॉक्स एंड सॉयल के बारे में। ठीक है, कहने का मतलब लेनी और देनी से ही है। ज्योग्राफी अलग अलग सब्जेक्ट से कुछ कुछ लेता है और कुछ कुछ देता है, उसी को कहा गया सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। ठीक है, द प्रेजेंट वर्ल्ड इज बीइंग परसीव्ड एज ग्लोबल विलेज। आज का ये जो हमारा वर्ल्ड है ये क्या हो गया, ग्लोबल विलेज हो गया, यानी जो ट्रांसपोर्ट्स हैं, एयर रूट्स हैं, ओशन रूट्स हैं एंड लैंड रूट्स हैं, इससे जो है कम्युनिकेशन है, इससे हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो वर्ल्ड है वो इंटरकनेक्टेड हो गया, तो इसी वजह से इसको ग्लोबल विलेज भी कहा जाता है। द डिस्टेंस हैव बीन रिड्यूस्ड बाय बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीजिंग एसेसिबिलिटी। यही बात लिखी गई है कि जो डिस्टेंसेज है वो रिड्यूस्ड हो गए, किसकी वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। द ऑडियो विजुअल मीडिया एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैव इंक्रीज द डेटा बेस। जो ऑडियो विजुअल मीडिया है इसके वजह से हमारा जो डेटाबेस है वो बढ़ गया है। टेक्नोलॉजी हैज़ प्रोवाइडेड बेटर चांसेस ऑफ मॉनिटरिंग नेचुरल फिनोमेना एज वेल एज द इकोनॉमिक एंड सोशल पैरामीटर्स। टेक्नोलॉजी के वजह से ही हम नेचुरल फिनोमेना को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं, और जो इकोनॉमिक एंड सोशल पैरामीटर्स है उसको भी हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, Geography as an integrating discipline has interface with numerous natural and social sciences. Geography as an integrating discipline, इसके बहुत सारे मतलब ये जो न्यूमरस नेचुरल एंड सोशल साइंसेज है उनसे रिलेटेड है ज्योग्राफी। अगर इसको हम लोग फिगर से समझें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो जूलॉजी है ये क्या है, एक नेचुरल साइंस है, इसमें एनिमल्स के बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन जो जियोग्राफी है इसमें भी एनिमल्स के बारे में पढ़ाया जाता है। ये एक ब्रांच ज्योग्राफी की और ये एक नेचुरल साइंस है, दोनों आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड, क्योंकि दोनों में ही एनिमल्स के बारे में पढ़ाया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग ले बॉटनी का और फाइटोजियोग्राफी का, तो दोनों में ही प्लांट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। फाइटोजियोग्राफी ज्योग्राफी की ब्रांच है और बॉटनी एक नेचुरल साइंस है। ऐसे ही पेडोलॉजी एंड सॉइल ज्योग्राफी, तो ये सारे जो नेचुरल साइंसेज एंड सोशल साइंसेज हैं ये ज्योग्राफी की किसी न किसी ब्रांच से इंटर रिलेटेड हैं। तो वही बात उस लाइन में कही गई थी। ऑल द साइंसेज विद द नेचुरल और सोशल हैव वन बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी। जितनी भी नेचुरल साइंसेज एंड सोशल साइंसेज हैं सबकी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होती है, वो क्या होती है कि हम लोग रियलिटी को समझें। ज्योग्राफी अटेम्प्ट टू कंप्रहेंड द एसोसिएशन ऑफ फिनोमेना एज रिलेटेड टू सेक्शन ऑफ रियलिटी। इसका मतलब ज्योग्राफी जो है वो जितने भी फिनोमेना होते हैं उसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करती है। ठीक है, फिगर 1.1 शो द रिलेशनशिप ऑफ ज्योग्राफी विद अदर साइंसेज। इसको अभी हम लोगों ने देखा था कि जो फिगर 1.1 है उसमें दिखाया गया है कि जो ज्योग्राफी के अलग अलग ब्रांच है उसके क्या रिलेशन है विद अदर साइंसेज, चाहे वो नेचुरल साइंस हो चाहे सोशल साइंस हो। एवरी डिसिप्लिन कंसर्न्ड विथ साइंटिफिक नॉलेज इज लिंक्ड विद ज्योग्राफी एज मेनी ऑफ देयर एलिमेंट्स वेराई ओवर स्पेस। जितने भी डिसिप्लिन है वो किसी न किसी तरीके से ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं, क्योंकि जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो ओवर द स्पेस ही तो हो रही हैं, अर्थ पे तो ही हो रही हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जितनी भी डिसिप्लिन है, चाहे वो नेचुरल साइंस हो चाहे सोशल साइंस हो, वो सब कनेक्टेड है किससे, ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी इन टोटलिटी इन इट्स स्पेशियल पर्सपेक्टिव। यानी हम लोग ज्योग्राफी से सारी बातों को समझ सकते हैं जो वेराई करती हैं ओवर द स्पेशियल पर्सपेक्टिव की जो जितनी भी बातें उसको हम लोग ज्योग्राफी में समझ सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी दस नॉट ओनली टेक्स नोट ऑफ द डिफरेंसेस इन द फिनोमेना फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट इंटीग्रेट देम हॉलिस्टिकली विच में बी डिफरेंट एट अदर प्लेसेस। ज्योग्राफी जो है वो केवल डिफरेंसेस ही नहीं देखती फिनोमेना में, प्लेस टू प्लेस में क्या डिफरेंसेस है, कहाँ पे माउंटेन है, कहाँ पे सॉइल है, कहाँ पे रिवर है,
वो इनको इंटीग्रेट देम होलिस्टिकली, यानी इसको इंटीग्रेट भी करती है कम्प्लीटली। होलिस्टिकली का मतलब कम्प्लीटली। कोई भी फिनोमेना हो वो प्लेस टू प्लेस डिफर कर सकती है, लेकिन ज्योग्राफी क्या करती है, उसे उसके डिफरेंसेस के साथ साथ उनको इंटीग्रेट भी करती है कम्प्लीटली। ठीक है। ए जियोग्राफर इज रिक्वायर्ड टू हैव ए ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल रिलेटेड फील्ड्स टू बी एबल टू लॉजिकली इंटीग्रेट देम। जो एक जियोग्राफर होते हैं, यानी जो पर्सन जियोग्राफी के स्कॉलर होते हैं, उनको जितने भी रिलेटेड फील्ड्स हैं सबकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अगर से उनको किसी भी पर्सपेक्टिव को लॉजिकली समझना है तो। एंड दिस इंटीग्रेशन कैन बी अंडरस्टूड विद सम एग्जांपल्स। इस इंटीग्रेशन को हम कुछ एग्जांपल से समझ सकते हैं। ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस हिस्टोरिकल इवेंट। ज्योग्राफी क्या करता है, हिस्टोरिकल इवेंट्स को भी अफेक्ट करता है। अगर से हम लोग इंडिया का एग्जांपल लें तो इंडिया में नॉर्थ से बहुत कम अटैक हुए हैं। इसका वजह यह है कि एक जियोग्राफिकल यानी फिजिकल फीचर था हिमालयन माउंटेन्स, उसके वजह से नॉर्थ से बहुत कम अटैक हुए हैं इंडिया में। एज अ बैरियर काम करता था हिमालय, वो इंडिया को प्रोटेक्ट करता था। तो ये जो जियोग्राफी यानी ये जो हिमालय है वो किसको अफेक्ट किया, हिस्ट्री को भी अफेक्ट किया। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि दिस इंटीग्रेशन कैन बी अंडरस्टूड विद सम एग्जांपल। ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस हिस्टोरिकल इवेंट, यानी ज्योग्राफी जो है हिस्टोरिकल इवेंट को भी अफेक्ट करता है। स्पेशियल डिस्टेंस इटसेल्फ हैज़ बीन ए वेरी पोटेंट फैक्टर टू अल्टर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। जो स्पेशियल डिस्टेंस है, यानी एक प्लेस और दो प्लेस के बीच में जो डिस्टेंस है, वो भी हिस्ट्री को कुछ काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। स्पेशियल डेप्थ प्रोवाइडेड डिफेंस टू मेनी कंट्रीज़ पर्टिकुलरली इन द लास्ट सेंचुरी। लास्ट सेंचुरी में स्पेशियल डेप्थ की वजह से ही बहुत कंट्रीज़ को प्रोटेक्शन मिला, डिफेंस मिला। इन ट्रेडिशनल वॉरफेयर कंट्री विथ लार्ज साइजेस इन एरिया गेन द टाइम एट द कॉस्ट ऑफ स्पेस। इस लाइन को अगर से हम लोग फिगर के बेस से समझे तो मान लीजिए ये कोई कंट्री है और इस कंट्री का जो एरिया वो बहुत बड़ा है। तो अगर इस पर अटैक होता है तो क्या कर सकते हैं, इसकी आर्मी जो है, इसकी जो आर्मी है वो पीछे की तरफ भाग सकती है। तो इसका जो है ये क्या, इससे इसको टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, तब इस कंट्री को, ये जो कंट्री है इसको टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन तो एट द कॉस्ट ऑफ स्पेस। लेकिन इसका जो स्पेस है वो ऑक्यूपाइड हो जाएगा, यानी ये जो अटैकर्स थे ये इसके स्पेस को कब्जा कर लेंगे। इस लाइन में बस इतना ही कहा गया है। ठीक है। The defense provided by oceanic expanse around the countries of the New World has protected them from wars being imposed on their soil। इसमें कहा गया कि जो न्यू वर्ल्ड की कंट्रीज यानी जो अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, उसके आसपास अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन है, तो उसके वजह से इन लोग को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिला वहाँ पे। इसी वजह से बहुत कम वॉर हुए हैं क्योंकि उनके दोनों तरफ ओशंस हैं। ठीक है। ये देखिए, ये है नॉर्थ अमेरिका का मैप और इसके आसपास आप लोग देख सकते हैं दोनों साइड क्या है, ओशंस है। यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन है। तो इन ओशियंस की वजह से नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिला है। इसी की वजह से यहाँ पर बहुत कम अटैक्स हुए हैं। ठीक है। इफ़ वी लुक एट द हिस्टोरिकल इवेंट वर्ल्ड ओवर, ईच ऑफ देम कैन बी इंटरप्रिटेड जियोग्राफिकली। जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट है, चाहे वो कोई एम्पायर हो, चाहे कोई अटैक्स हुआ किसी देश पे, उसे जियोग्राफिकली भी पढ़ा जा सकता है और जियोग्राफी का उस पर कुछ ना कुछ ज़रूर इन्फ्लुएंस हुआ होगा। इन इंडिया हिमालयाज हैव एक्टेड एज ग्रेट बैरियर्स एंड प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन बट द पासेस ओवर द रूट्स टू द माइग्रेंट्स एंड इन्वेडर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। जैसा कि हम लोग पहले भी देखे हैं कि हिमालय जो है इंडिया के लिए एज अ प्रोटेक्टर काम करता था, लेकिन कुछ पासेज ऐसे थे जिनकी वजह से सेंट्रल एशिया से काफ़ी अटैक इंडिया में हुए हैं। ठीक है। द सी कोस्ट हैज़ इनकरेज कॉन्टैक्ट विद पीपल फ्रॉम ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। ये जो सी कोस्ट है हमारा जो अरेबियन ओशन, अरेबियन सी है एंड बे ऑफ बंगाल, इसके वजह से ईस्ट की, साउथ ईस्ट एशिया की, यूरोप की एंड अफ्रीका के कई देशों से हमारा अच्छा कॉन्टैक्ट है। नेविगेशन टेक्नोलॉजी हेल्प यूरोपियन कंट्रीज टू कॉलोनाइज ए नंबर ऑफ कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। अफ्रीका और एशिया की कई कंट्रीज जिसको यूरोपियन ने कॉलोनाइज किया था, अपनी कॉलोनी बनाए थे उन्होंने, किसकी मदद से, नेविगेशन टेक्नोलॉजी की मदद से। इसमें इंडिया भी, इंडिया किसकी कॉलोनी थी, ब्रिटिशर्स की। तो ये सब जो चीज़ें हैं, हिमालय, सी कोस्ट, ये सब ज्योग्राफिकल फीचर्स है, लेकिन ये अफेक्ट किसको की, हिस्ट्री को। तो इसीलिए कहा गया है कि जो हिस्टोरिकल इवेंट है वो ज्योग्राफिकली भी पढ़े जा सकते हैं। ठीक है।
द जोग्राफिकल फैक्टर हैव मॉडिफाइड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यही बात फिर से की गई है कि जो जोग्राफिकल फैक्टर हैं वो हिस्ट्री के कई इवेंट्स को अफेक्ट किए हैं, उसे मॉडिफाइड किए हैं। ठीक है। एवरी जोग्राफिकल फिनोमेना अंडरगो चेंज थ्रू टाइम एंड कैन बी एक्सप्लेन्ड टेम्पोरली। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि ज्योग्राफी जो है हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन अभी क्या बोल रहा है कि जितने भी ज्योग्राफिकल फिनोमेना है वो थ्रू द पीरियड ऑफ टाइम क्या है, चेंज हुए हैं। तो यानी हिस्ट्री इंटर रिलेटेड है ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी इंटर रिलेटेड है हिस्ट्री से। इसी वजह से ही कहा गया है ज्योग्राफी को एज अ इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन। अगर इसको एक एग्जांपल से समझें तो इंडिया पहले क्या था, इंडिया का जो पेनिनसुला पार्ट है ये जो है यूरेशियन प्लेट से कनेक्टेड नहीं था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये क्या हो गया, यूरेशियन प्लेट से कनेक्ट हो गया। तो यानी हिस्ट्री इन्फ्लुएंस किसको करता है, ज्योग्राफिकल फिनोमेना को, और ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस किसको करता है, हिस्ट्री को। तो ये क्या हो गया, ज्योग्राफी एज अ इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन। ठीक है। हैंस प्रूव्ड द चेंजेस इन लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, वेजिटेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऑक्यूपेशंस, कल्चर डेवलपमेंट हैव फॉलोड डिफरेंट हिस्टोरिकल कोर्स। यानी ये जो लैंडफॉर्म में चेंजेस हुए हैं, क्लाइमेटिक में चेंजेस हुए हैं, वेजिटेशन में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, ऑक्यूपेशंस में जो चेंजेस हुए हैं वो हिस्ट्री से ही तो हुए हैं, यानी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो हुए। ये चेंजेस ज्योग्राफी के हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुए, इसलिए इसको हिस्टोरिकल कोर्स में भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है। Many geographical features result from decision making process by different institution at a particular point of time। बहुत सारे geographical features ऐसे हैं जो रिजल्ट हुए किसकी वजह से, डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस की वजह से। यानी जो भी डिसीजन लिए गए, मान लीजिए इंदिरा गांधी कैनल है आज, तो किसकी वजह से, वो इंडियन गवर्नमेंट की डिसीजन थी, इसी वजह से तो आज इंदिरा कैनल है। वो क्या है, एक जियोग्राफिकल फीचर है। यानी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी जियोग्राफिकल फीचर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू कन्वर्ट टाइम इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड स्पेस इन टर्म्स ऑफ टाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें कहा गया कि इट इज़ पॉसिबल, यानी टाइम को स्पेस में कन्वर्ट किया जा सकता है और स्पेस को टाइम में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका अगर से एग्जांपल लें हम लोग, फॉर एग्जांपल इट कैन बी सेड दैट ए प्लेस ए इज़ 1500 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस बी। अच्छा, मान लीजिए कोई प्लेस ए है और एक कोई प्लेस बी है, उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1500 किलोमीटर। इस चीज़ को और भी तरीके से कहा जा सकता है, जैसे इट कैन आल्सो बी सेड दैट प्लेस ए इज़ 2 आवर्स अवे। इसको तो ऐसे भी कहा जा सकता है कि ये जो ए है ये बी से 2 घंटे की डिस्टेंस पे है, और 17 आवर्स अवे, या तो 17 घंटे, यानी जितना भी टाइम लगता है ए से बी के पास जाने में वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसे टाइम में भी कहा जा सकता है और डिस्टेंस में भी कहा जा सकता है। ठीक है। एंड इट इज़ फॉर दिस रीज़न टाइम इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जियोग्राफिकल स्टडीज़ एज अ फोर्थ डायमेंशन। इसी वजह से जो टाइम है वो बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है किसका, जियोग्राफिकल स्टडीज़ का। ठीक है। एज अ फोर्थ डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशंस क्या है, टाइम, जो कि एक इंटीग्रल पार्ट है जियोग्राफिकल स्टडीज़ का। प्लीज मेंशन अदर 3 डायमेंशंस। इसमें फोर्थ डायमेंशन टाइम को बताएगा कि जियोग्राफिकल स्टडीज जो है उसका फोर्थ डायमेंशन क्या है, टाइम। और बोला है कि प्लीज मेंशन अदर 3 डायमेंशंस। तो अदर 3 डायमेंशंस क्या थे, पहला डायमेंशंस था व्हाट, यानी कि क्या जियोग्राफिकल फीचर्स है, क्या चीज़ है। दूसरा था वेयर, यानी कहाँ पर ये है। और तीसरा क्या था जो उसे साइंटिफिक बनाता है जियोग्राफिकल को, वो है वाई। ये 3 डायमेंशंस हमने पहले देखा था। और 4 डायमेंशंस क्या है, टाइम। ठीक है। फिगर 1.1 एम्पली डिपिक्ट द लिंकेज ऑफ ज्योग्राफी विद डिफरेंट नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंसेज। फिगर 1.1 क्या करेगा, नेचुरल साइंसेज और सोशल साइंस के बीच में क्या लिंकेज है वो दिखाता है। दिस लिंकेज कैन बी पुट अंडर 2 सेगमेंट्स। इसको 2 सेगमेंट्स में रखा जा सकता है, जिसे अभी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग फिगर देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो सर्कल है, सर्कल के जो ऊपर यानी ये वाला, ये सोशल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस। और ये ज्योग्राफी के किस ब्रांच से रिलेटेड है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अगर से ऐसे दूसरा एग्जांपल है, डेमोग्राफी जो है ये एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, लेकिन ये ज्योग्राफी के किस ब्रांच से रिलेटेड है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ऐसे ही सारी चीज़ें जो हैं
सारे डिसिप्लिन, नेचुरल डिसिप्लिन एंड सोशल डिसिप्लिन जो है किसी न किसी ज्योग्राफिकल ब्रांच से रिलेटेड है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी रिलेटेड है इकोनॉमिक्स से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंस। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि जो फिजिकल ज्योग्राफी है एंड नेचुरल साइंस है उसमें क्या इंटरफेस है, उनमें क्या रिलेशंस है, दोनों कैसे आपस में इंटीग्रेटेड है, आपस में कैसे कनेक्टेड है। ऑल द ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एज शोन इन फिगर 1.1 हैव इंटरफेस विथ नेचुरल साइंसेज। जितने भी फिजिकल ज्योग्राफी के ब्रांच हैं जो कि फिगर 1.1 में दिखाया गया है उसके कुछ ना कुछ इंटरफेस यानी रिलेशन है किससे, नेचुरल साइंसेज से। द ट्रेडिशनल फिजिकल ज्योग्राफी इज लिंक्ड विद जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड पेडोलॉजी एंड दस जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोग्राफी एंड सॉइल ज्योग्राफी रिस्पेक्टिवली हैव वेरी क्लोज लिंक्ड विद द नेचुरल साइंसेज एज दीज ड्राइव देयर डेटा फ्रॉम दीज साइंसेज। यानी जो नेचुरल साइंसेज है जैसे जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, पेडोलॉजी, ये सब कनेक्टेड है किससे, ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी से जो है ओशियोनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, सॉइल ज्योग्राफी, इन सब से कनेक्टेड हैं। और ये जो ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है ना, ये डेटा कहाँ से डिराइव करती हैं, नेचुरल साइंसेज से डेटा डिराइव करती हैं, इसीलिए तो आपस में ये दोनों कनेक्टेड हैं। अगर इस चीज़ को हम लोग इमेजेस से देखें तो ये देखिए पेडोलॉजी, ये किससे कनेक्टेड है, सॉइल ज्योग्राफी से। पेडोलॉजी में रॉक्स के बारे में पढ़ाया जाता है, सॉइल के बारे में पढ़ाया जाता है। ये एक नेचुरल साइंस है जो कि कनेक्टेड है किससे, सॉइल ज्योग्राफी से। बॉटनी, इसमें प्लांट्स पढ़ाया जाता है, ये भी नेचुरल साइंस है जो कि कनेक्टेड है किससे, फाइटो ज्योग्राफी से। फाइटो ज्योग्राफी क्या है, एक फील्ड है ज्योग्राफी की यानी एक ब्रांच है ज्योग्राफी की। हाइड्रोलॉजी कनेक्टेड है ओशियोनोग्राफी से, मेट्रोलॉजी कनेक्टेड है क्लाइमेटोलॉजी से। ऐसे ही कई नेचुरल साइंसेज हैं जो ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी से कनेक्टेड हैं किसी न किसी तरह से, क्योंकि जो ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी है वो अपनी डेटा कहाँ से डिराइव करती हैं, वो नेचुरल साइंसेज से अपनी डेटा को डिराइव करती हैं, ठीक है। बायोजियोग्राफी इज क्लोजली रिलेटेड टू बॉटनी, जूलॉजी एज वेल एज इकोलॉजी एज ह्यूमन बींग्स आर लोकेटेड इन डिफरेंट लोकेशनल नीचे। जो बायोजियोग्राफी है ये बॉटनी से कनेक्टेड है, जूलॉजी से कनेक्टेड है, इकोलॉजी से कनेक्टेड, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पे रहते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं, इसी वजह से बायोजियोग्राफी बॉटनी, जूलॉजी और इकोलॉजी से कनेक्टेड है। ए जियोग्राफर शुड हैव सम प्रोफिशिएंसी इन मैथमेटिक्स एंड आर्ट्स। एक जियोग्राफर को मैथमेटिक्स भी आनी चाहिए एंड आर्ट्स भी आनी चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं मैथमेटिक्स एंड आर्ट्स, ये दोनों रिक्वायरमेंट होती है किसकी, मैप मेकिंग की। जब हम मैप बनाते हैं, जब जियोग्राफर मैप बनाते हैं तो उन्हें आर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एंड जियोग्राफी इज़ वेरी मच linked with the study of astronomical location and deal with the latitudes and longitudes। ज्योग्राफी किससे डील करती है, एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन से, यानी कौन से प्लैनेट्स कहाँ पे हैं, सन कहाँ पे हैं, स्टार्स कैसे हैं, तो ये सब ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है, इससे ज्योग्राफी लिंक्ड है। और लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स से भी ज्योग्राफी लिंक्ड है। तो अगर से लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की हेल्प से ही हम लोग किसी भी प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं, ठीक है। And the shape of earth is geoid, but the basic tool of a geographer is map, which is two-dimensional representation of the earth। जो हमारा अर्थ है उसका शेप क्या है, जियोइड शेप है। जियोइड शेप एक ऐसा शेप होता है जो स्फेरिकल की तरह ही होता है, लेकिन पूरी तरीके से स्फेरिकल नहीं होता, यानी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है। अगर इसको हम लोग इमेज के थ्रू देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये है हमारा जियोइड शेप, ये देखिए पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, तो यही हमारा रियल शेप है किसका, अर्थ का। तो अब बात आती है कि ये जो जियोइड शेप, ये जो स्फेरिकल शेप है, इसको टू डायमेंशनल फिगर में कैसे कन्वर्ट किया जाए। इसमें जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। तो द प्रॉब्लम्स ऑफ कन्वर्टिंग जियोइड इनटू टू डायमेंशनल कैन बी टैकल्ड बाय प्रोजेक्शंस कंस्ट्रक्टेड ग्राफिकली और मैथमेटिकली। ये जो प्रॉब्लम आती है किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को टू डायमेंशनल फिगर में कन्वर्ट करना, यानी मैप में कन्वर्ट करना, तो उसको कैसे टैकल किया गया, ग्राफिक्स की मदद से एंड मैथमेटिक्स की मदद से। द कार्टोग्राफी एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स रिक्वायर सफिशिएंट प्रोफिशिएंसी इन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। कार्टोग्राफी के लिए एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स वो होती हैं जिसकी वजह से हम लोग जो जियोग्राफिकल फिनोमेना होते हैं, स्पेटियल फिनोमेना होते हैं, उनको जो है हम लोग
स्टडी करते हैं उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड कार्टोग्राफी ये रिक्वायर्ड करती हैं क्या? मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। मैप्स आर प्रिपेयर्ड थ्रू आर्टिस्टिक इमेजिनेशन। मैप जो है एक इमेजिनेशन से भी प्रिपेयर किया जाता है, आर्टिस्टिक इमेजिनेशन। एंड मेकिंग स्केचेस, मेंटल मैप्स एंड कार्टोग्राफिक वर्क्स रिक्वायर प्रोफिशिएंसी इन आर्ट। जो स्केच को बनाना, मेंटल मैप्स बनाना एंड कार्टोग्राफिक, ये सब जितने भी काम हैं इन सब के लिए क्या रिक्वायर होती हैं? आर्ट्स। तो इसी वजह से कहा गया है कि एक जियोग्राफर्स को मैथमेटिक्स की नॉलेज भी होनी चाहिए, आर्ट्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। सोशल साइंसेस, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो ज्योग्राफी है एंड सोशल साइंसेस है, दोनों में क्या इंटरफेस है, दोनों में क्या रिलेशंस, कैसे ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो ईच सोशल साइंस स्केच्ड इन फिगर 1.1 हैज इंटरफेस विथ वन ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी। द रिलेशनशिप बिटवीन द ज्योग्राफी एंड द हिस्ट्री हैव ऑलरेडी बीन आउटलाइन इन डिटेल। ज्योग्राफी के बीच में एंड हिस्ट्री के बीच में क्या रिलेशन है, इसे हमने डिटेल में पढ़ा है, आप लोगों ने भी उसे देखा है। एंड एवरी डिसिप्लिन हैज़ ए फिलॉसफी विच इज़ द रेजन डेटरी फॉर दैट डिसिप्लिन। यानी कि जितने भी डिसिप्लिन है उसकी कुछ ना कुछ फिलॉसफी है, जो कि क्या है? रेजन डेटरी। इट मीन्स रीजन फॉर बीइंग। ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है रीजन फॉर बीइंग। जितनी भी डिसिप्लिन है उसकी जो फिलॉसफी है वही वजह है, यानी उसकी जो फिलॉसफी वही वजह है उसके होने की, उस डिसिप्लिन की होने की क्या वजह है? उसकी फिलॉसफी। फिलॉसफी प्रोवाइड्स रूट्स टू ए डिसिप्लिन। उसकी जो फिलॉसफी होती है, यानी जब कोई आइडियाज़ डेवलप्ड होगा तभी तो किसी डिसिप्लिन का ओरिजिन होगा, किसी सब्जेक्ट का ओरिजिन होगा, नहीं तो कैसे होगा? इन द प्रोसेस ऑफ इट्स इवोल्यूशन। ठीक है। एंड इट आल्सो एक्सपीरियंस अ डिस्टिंक्ट हिस्टोरिकल प्रोसेस। और कोई भी डिसिप्लिन होती है तो वो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल प्रोसेस से जाएगी ही जाएगी। ज्योग्राफी पहले क्या थी? पहले अर्थ का ओरिजिन हुआ, फिर कैसे कैसे इस पे प्लांट्स आए, कैसे कैसे एनिमल्स आए, तो ये सब क्या है? एक हिस्टोरिकल प्रोसेस ही तो है। Thus, the history of geographical thought as mother branch of geography is included universally in its curricula। ये जो हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थाट, जियोग्राफिकल थाट्स कैसे आए? ये एज अ मदर ब्रांच ऑफ जियोग्राफी, ये मदर ब्रांच ऑफ जियोग्राफी की तरह यूनिवर्सली यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड सिलेबसेस में पढ़ाया जाता है। यानी जियोग्राफी से रिलेटेड जो थॉट है, ये इसकी जो हिस्ट्री है वो मदर ब्रांच की तरह पढ़ाया जाता है। कहाँ पे? यूनिवर्सली ऑल ओवर द वर्ल्ड सिलेबसेस में पढ़ाया जाता है। एंड ऑल द सोशल साइंसेस डिसिप्लिन, जितनी भी सोशल साइंसेस डिसिप्लिन्स हैं जैसे सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, डेमोग्राफिक्स एंड स्टडी डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ सोशल रियलिटी। ये जितनी भी डिसिप्लिन्स है सोशल साइंस की वो कुछ ना कुछ सोशल रियलिटीज़ को स्टडी करती है। एंड द ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी जैसे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट्स आर क्लोजली लिंक्ड विद दीज डिसिप्लिन्स एज ईच वन ऑफ देम हैज स्पेशल एट्रीब्यूट्स। और जो ब्रांचेस हैं जियोग्राफी जैसे सोशल जियोग्राफी, पॉलिटिकल जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट जियोग्राफी, ये किससे कनेक्टेड है? ये सोशल साइंसेस से कनेक्टेड है। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी की इन सबसे कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि ये जो सोशल साइंस के ये जो सब्जेक्ट हैं जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, तो उसके कुछ ना कुछ स्पेशल फीचर्स भी होंगे, यानी जो डिसीजन मेकिंग होगी वो ज्योग्राफी ज़रूर से इन्फ्लुएंस करेंगी। ठीक है। तो इसी वजह से ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। द कोर कंसर्न, अगर इस चीज़ को हम लोग फिगर से देखें तो ये देखिए, सोशियोलॉजी ये क्या है? एक सोशल साइंस है जो कनेक्टेड है किससे? सोशल ज्योग्राफी से। सोशल ज्योग्राफी ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी है। फिलॉसफी ज्योग्राफिकल थॉट से, इसे हम लोगों ने देखा था कि कैसे यूनिवर्सिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड फिलॉसफी को ज्योग्राफिकल थॉट की तरफ पढ़ाया जाता है करिकुलम में। ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी किससे कनेक्टेड है? कल्चर ज्योग्राफी से। हिस्ट्री किससे कनेक्टेड है? हिस्टोरिकल ज्योग्राफी से। पॉलिटिकल साइंस किससे कनेक्टेड है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी के। अगर स्पेशली हम लोग पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल ज्योग्राफी को देखें तो मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट है वो किसी काम को शुरुआत करनी है कि कोई भी डिसीजन मेकिंग करती है तो ज्योग्राफी ज़रूर कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस उसमें डाल ही देगा। मान लीजिए गवर्नमेंट ने ये मतलब
डिसीजन लिया कि हमें रोड्स बनाना है, तो अगर से बीच में माउंटेन्स आ गया तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ेगा, उसे रोड्स साइड से ले जाना पड़ेगा। तो यानी ज्योग्राफी किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करती है, तो इसीलिए इन दोनों में रिलेशंस है। ठीक है, इसमें जैसे एग्जांपल दिया ही गया है, द कोर कंसर्न ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज टेरिटरी, पीपल एंड सॉवरेंटी। पॉलिटिकल साइंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, टेरिटरी होती है, मान लीजिए जैसे इंडिया और उसके पीपल्स इंडियंस, एंड सॉवरेंटी इंडियन गवर्नमेंट। तो वाइल द पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज आल्सो इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ द स्टेट एज ए स्पेशल यूनिट एज वेल एज पीपल एंड देयर पॉलिटिकल बिहेवियर। जो पॉलिटिकल साइंस है यानी जो सोशल साइंस है, उसमें हम लोग टेरिटरी, पीपल, सॉवरेंटी के बारे में पढ़ते हैं, और जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है उसमें भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टेट को एज ए स्पेशल यूनिट हम लोग पढ़ते हैं। उसके जो पीपल्स हैं उनके क्या पॉलिटिकल बिहेवियर, इन सबको भी हम लोग पॉलिटिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि इन्हीं सब वजह से पॉलिटिकल ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस दोनों आपस में रिलेटेड हैं। अब अगर से इकोनॉमिक्स का एग्जांपल लें तो इकोनॉमिक्स डील विद द बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ इकोनॉमिक्स सच एज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन। इकोनॉमिक्स किससे डील करती है, प्रोडक्शन, किसका प्रोडक्शन हुआ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, एक्सचेंज एंड कौन कौन कंज्यूम कर रहा है, ये सब इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है। एंड ईच दीज एट्रीब्यूट्स आल्सो हैज स्पेशल आस्पेक्ट एंड हियर कम्स द रोल ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी टू स्टडी द स्पेशल आस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन। ये जो जितने फिनोमेना है ना, जितनी घटनाएं हैं ना, जैसे प्रोडक्शन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एक्सचेंज हुआ, कंजप्शन हुआ, इनके कुछ ना कुछ स्पेशियल आस्पेक्ट भी होंगे। ठीक है, प्रोडक्शन मान लीजिए कहाँ कहाँ पे हो रहा है, एक्सचेंज किसके किसके बीच में हो रहा है, किस किस कंट्रीज के बीच में, यानी उसमें स्पेसेस क्या क्या हैं। तो ये सब को पढ़ने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, इन सब को पढ़ने के लिए ही हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी की। ठीक है, ठीक इसी तरीके से लाइक वाइज पॉपुलेशन ज्योग्राफी इज क्लोजली लिंक्ड विद द डिसिप्लिन ऑफ डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये एक सोशल साइंस है, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी में भी हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, पॉपुलेशन के बारे में, लेकिन इसमें आस्पेक्ट क्या होता है, स्पेशियल आस्पेक्ट। ठीक है, इसी वजह से दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। ऐसे सारे जो सोशल साइंस हैं वो किसी न किसी ज्योग्राफी के ब्रांच से कनेक्टेड हैं। ठीक है, और इस कनेक्शन का केवल एक ही वजह है कि जितने भी सोशल साइंसेज हैं इनके कुछ ना कुछ स्पेशियल आस्पेक्ट, यानी ओवर द, ये सब चीज़ें स्पेस पे ही तो होंगी यार, अर्थ सरफेस पे ही तो होंगी। हम लोगों ने दो टॉपिक्स पढ़ा, एक टॉपिक्स क्या था, फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंसेज। उसमें हम लोगों ने देखा फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंसेज में क्या इंटरफेस है, क्या रिलेशंस है। और दूसरी टॉपिक क्या थी, ज्योग्राफी एंड सोशल साइंसेज। उसमें हम लोगों ने देखा कि ज्योग्राफी एंड सोशल साइंसेज में क्या इंटरफेस यानी क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है, कैसे कैसे क्या है, उसको हमने देखा। तो यहाँ पे वही बताया गया, द अबव डिस्कशन शोज दैट ज्योग्राफी हैज स्ट्रॉन्ग इंटरफेस विथ नेचुरल एंड सोशल साइंसेज। नेचुरल एंड सोशल साइंसेज से ज्योग्राफी का बहुत कनेक्शन अच्छा है, यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरफेस है, इसे हम लोगों ने देखा है। इट फॉलोज इट्स ओन मेथडोलॉजी ऑफ स्टडी विच मेक इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स। अब हमने देखा कि ये ज्योग्राफी जो है सोशल साइंसेस एंड नेचुरल साइंसेस से रिलेटेड भी है, और इधर कह रहा है कि ये जो है डिस्टिंक्ट भी है। तो ये कैसे होता है भाई, इसकी वजह है इसकी ज्योग्राफी की मेथडोलॉजी, यानी इसकी जो मेथड स्टडी करने का वो ज्योग्राफी को बहुत ही यूनिक बनाती है। ज्योग्राफी सोशल साइंसेज एंड नेचुरल साइंसेज से रिलेटेड भी है, प्लस इसकी जो मेथडोलॉजी है यानी इसका जो मेथड है हर एस्पेक्ट को स्टडी करने का, वो इसे डिस्टिंक्ट बनाती है अदर्स डिसिप्लिन से। ठीक है, एंड इट हैज़ ऑस्मोटिक रिलेशनशिप विथ अदर डिसिप्लिन। अगर हम लोग ऑस्मोटिक टर्म को समझें तो ये क्या है, एक बायोलॉजी का टर्म है। ऑस्मोटिक क्या है, बायोलॉजी का टर्म है। तो इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो सेल हैं, ठीक है, दो सेल है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस में ये होता है कि जो हायर कंसंट्रेशन है, मान लीजिए इसमें वाटर का हायर कंसंट्रेशन है, तो वाटर कहाँ से फ़्लो करेगा, इस सेल से इस सेल में फ़्लो करेगा। तो यानी वाटर तो फ्लो हो रहा है, लेकिन तो ये जो सेल की आइडेंटिटी है ये मेंटेन रहेगी, सेल की आइडेंटिटी नहीं ख़त्म होगी। यानी फ़्लो तो हो रहा है वाटर का,
इसमें से इसमें वाटर जा रहा है लेकिन इसकी आइडेंटिटी ख़त्म नहीं हो रही, इसी को कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है। एंड वाइल ऑल द डिसिप्लिन हैव देयर ओन individual scope, this individuality does not obstruct the flow of information as in the case of all cells in the body that have individual identity separated by membranes, but the flow of blood is not obstructed। आगे भी वही समझाया है कि जितने भी डिसिप्लिन से जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो सोशल साइंस के सब्जेक्ट हो चाहे नेचुरल साइंस के सब्जेक्ट हो, वो सब अपने आप में यूनिक हैं, लेकिन तो इस यूनिकनेस की वजह से फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में कमी नहीं आती, यानी फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में रुकावट नहीं आती। फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होते रहते हैं, उनकी जो यूनिकनेस है, उनकी जो आइडेंटिटी वो भी मेंटेन रहती है, प्लस फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन भी होता है। ठीक उसी तरह जैसे हमारे बॉडी में जो सेल होती हैं उनकी मेम्ब्रेन्स की वजह से उनकी आइडेंटिटी मेंटेन रहती ही है, लेकिन तो जो ब्लड का फ़्लो होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता। ठीक है, यानी आइडेंटिटी भी मेंटेन है प्लस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन भी हो रहा है। जियोग्राफर्स यूज डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिस्टर डिसिप्लिन्स एंड अटेम्प्ट सिंथेसिस ओवर स्पेस, यानी जो जियोग्राफर होते हैं वो डिफरेंट सिस्टर डिसिप्लिन से डेटा डेराइव करते हैं और उनको कंबाइन करके, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, डिफरेंट आइडियाज़ को कंबाइन करना, उनको कंबाइन करके ये क्या बनाते हैं, जियोग्राफी। ठीक है, तो मैप्स आर वेरी इफेक्टिव टूल्स ऑफ जियोग्राफर्स इन विच द टेबुलर डेटा इज कन्वर्टेड इनटू विजुअल फॉर्म टू ब्रिंग आउट द स्पेशल पैटर्न। मैप जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्टिव टूल्स है जियोग्राफर्स के लिए। इसमें जो टेबुलर डेटा होते हैं, यहाँ मान लीजिए कि जो है कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, इन सबको मैप के ज़रिए भी दिखाया जा सकता है। तो उसको विजुअल फॉर्म में कैसे दिखाते हैं, मैप के ज़रिए दिखाते हैं। ठीक है, तो वो ज्योग्राफिकल के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल होता है। तो इस पूरी टॉपिक्स में हमने क्या देखा कि जो ज्योग्राफी है एंड सोशल साइंसेज है, इनमें क्या रिलेशंस है, क्या इंटरफेस है दोनों सब्जेक्ट्स में। प्लस हमने ये भी देखा कि कैसे जो ब्रांचेज है, जितनी डिसिप्लिन्स है, जितनी सिस्टर डिसिप्लिन्स है, नेचुरल साइंसेज चाहे वो हो चाहे सोशल साइंसेज हो, वो डेटा डेराइव करती हैं, आपस में डेटा लेती देती हैं। यानी ज्योग्राफी डेटा देती है नेचुरल साइंसेज को, नेचुरल साइंसेज डेटा देते हैं ज्योग्राफी को, लेकिन इसके बाद भी जो उनकी आइडेंटिटी है वो मेंटेन रहती है, यानी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता, लेकिन आइडेंटिटी भी मेंटेन रहती है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि ज्योग्राफी के क्या क्या ब्रांचेस हैं और कौन से वो अप्रोच है जिससे ज्योग्राफी को पढ़ा जाता है। सो देखते हैं। प्लीज स्टडी फिगर 1.1 फॉर रिकैपिटुलेशन एंड इट हैज़ वेरी क्लियरली ब्रॉट आउट दैट ज्योग्राफी इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। हमने फिगर 1.1 में क्या देखा था कि जो ज्योग्राफी है वो बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, यानी अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है, वो दूसरे डिसिप्लिन से यानी दूसरे सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ लेती है और उसको कुछ ना कुछ देती है। एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने बहुत एग्जाम्पल देखा था नेचुरल साइंसेस के भी और सोशल साइंसेस के भी। ठीक है, द स्टडी ऑफ एवरी सब्जेक्ट इज़ डन अकॉर्डिंग टू सम अप्रोच। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी डिसिप्लिन्स हैं, उनके पढ़ाने का या पढ़ने का कुछ ना कुछ अप्रोच होता है। तो जाहिर सी बात है ज्योग्राफी के भी कुछ ना कुछ अप्रोच होंगे। तो द मेजर अप्रोचेस टू स्टडी ज्योग्राफी हैव बीन, तो जो दो अप्रोचेस हैं मेनली ज्योग्राफी के वो हैं सिस्टमैटिक एंड रीजनल अप्रोच। द सिस्टमैटिक अप्रोच इज सेम एज दैट ऑफ जनरल ज्योग्राफी। सिस्टमैटिक अप्रोच वही होता है जो जनरल ज्योग्राफी, यानी जैसे हम लोग ये ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं वही होता है सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, सिस्टमैटिक अप्रोच। ठीक है, इस अप्रोच को यानी सिस्टमैटिक अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। ये एक जर्मन ज्योग्राफर हैं जिन्होंने सिस्टमैटिक अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, एंड जो रीजनल अप्रोच है उसको किसी दूसरे जर्मन ज्योग्राफर ने इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम है कार्ल रिटर। ये जो है हम्बोल्ट के ही कंटेम्प्रोरी, यानी दोनों एक ही समय के स्कॉलर हैं, एक ही समय के ज्योग्राफर हैं और दोनों ही जर्मन ज्योग्राफर हैं। ठीक है,
तो हमने दो अप्रोचेस को पढ़ा, पहला सिस्टमैटिक अप्रोच जिसको अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने इंट्रोड्यूस किया था, और दूसरा रीजनल अप्रोच जिसको कार्ल रिटर ने इंट्रोड्यूस किया था। अब हम लोग देखते हैं आगे। इन सिस्टमैटिक अप्रोच फिगर 1.1 ए फिनोमेना इज स्टडीड वर्ल्ड ओवर एज ए होल। सिस्टमैटिक अप्रोच में क्या होता है कि कोई फिनोमेना है उसको वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड वाइड में पढ़ा जाता है। अभी हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे आगे। एंड देन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइपोलॉजीज और स्पेशियल पैटर्न इज डन। उसके बाद फिर आइडेंटिफिकेशन होता है टाइपोलॉजीज का, यानी अगर से हम लोग एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वन इज़ इंटरेस्टेड इन स्टडिंग नेचुरल वेजिटेशन द स्टडी विल बी डन एट द वर्ल्ड लेवल एज ए फर्स्ट स्टेप। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग वर्ल्ड में फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना चाहते हैं, यानी नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे वर्ल्ड में क्या क्या फॉरेस्ट कैसे कैसे उसको एज अ वर्ल्ड लेवल पे पढ़ेंगे, इसमें सिस्टमैटिक अप्रोच में। लेकिन तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर डिवीजन होगा कि यानी इसमें आगे लिखा है कि द स्टडी विल बी डन एट द वर्ल्ड लेवल एट द फर्स्ट स्टेप। पहले स्टेप में वर्ल्ड लेवल पे स्टडी होगी। इन सिस्टमैटिक अप्रोच ए फिनोमेना इज स्टडीड वर्ल्ड ओवर एज अ होल। यानी जो सिस्टमैटिक अप्रोच होता है उसमें कोई भी फिनोमेना हो वो पूरे वर्ल्ड में पढ़ा जाता है, यानी वर्ल्ड लेवल पे उसे पढ़ा जाता है, ठीक है। एंड देन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइपोलॉजीज और स्पेशियल पैटर्न इज डन। उसके बाद होता है कि कौन से कितने टाइप हैं उसके, कहाँ का वो चीज़ें पाई जाती हैं, वो जो फिनोमेना वो कहाँ पाया जाता है। अगर इसको एग्जांपल से हम लोग समझें तो फॉर एग्जांपल इफ़ वन इज़ इंटरेस्टेड इन स्टडिंग नेचुरल वेजिटेशन, अगर कोई है जो नेचुरल वेजिटेशन यानी फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना चाहता है वर्ल्ड लेवल पे, तो द स्टडी विल बी डन एट द वर्ल्ड लेवल एज ए फर्स्ट स्टेप। यानी सिस्टमैटिक अप्रोच में क्या होगा कि पहले नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पूरे वर्ल्ड लेवल पे पढ़ा जाएगा कि कहाँ कहाँ कैसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उसका जो सेकेंड स्टेप होगा वो क्या होगा, द टाइपोलॉजी सच एज इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट और सॉफ्ट वुड कोनिकल फॉरेस्ट और मानसून फॉरेस्ट विल बी आइडेंटिफाइड, डिस्कस्ड एंड डिलिमिटेड। सेकेंड स्टेप में देखा जाएगा कि कहाँ पे जो है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट पाया जाता है, कहाँ पे मानसून फॉरेस्ट पाया जा रहा है, ठीक है। तो पहला स्टेप यह होगा कि उस अप्रोच को, उस टॉपिक को पूरे वर्ल्ड लेवल पे पढ़ा जाए, फिर उसके बाद उसे अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया जाए, ठीक है। तो ये होता है सिस्टमैटिक अप्रोच। एंड इन द रीजनल अप्रोच द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू रीजन्स एट डिफरेंट हायरार्किकल लेवल एंड देन ऑल द जियोग्राफिकल फिनोमेना इन ए पर्टिकुलर रीजन आर स्टडीड। इसको अगर हम लोग समझें तो जो होता है रीजनल अप्रोच, उसमें वर्ल्ड को कई पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कई पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो मान लीजिए अगर हम लोग पढ़ रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन के बारे में ही, तो इस रीजन के जितने भी नेचुरल वेजिटेशन है उसको पढ़ा जाएगा, इस रीजन के जितने नेचुरल वेजिटेशन है उसको अलग अलग पढ़ा जाएगा। लेकिन तो जो सिस्टमैटिक अप्रोच होता है उसमें वर्ल्ड को सेंटर पे रख के यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड उसे पढ़ा जाता है, ठीक है। दीज रीजन्स में बी नेचुरल पॉलिटिकल डेजिग्नेटेड रीजन। ये जो रीजन्स है यानी रीजनल अप्रोच के जो रीजन्स है ये पॉलिटिकल रीजन भी हो सकते हैं, यानी कोई किसी देश को भी बाउंड्री माना जा सकता है, और नेचुरल रीजन भी हो सकते हैं, एंड कोई डिजाइनेटेड रीजन्स भी हो सकते हैं, यानी कोई भी रीजन हो बस उसे अलग, वर्ल्ड को अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया जाता है, फिर किसी एक पर्टिकुलर रीजन को उठाकर उसमें जितने भी चीज़ें हैं उसको पढ़ा जाता है। ये होता है रीजनल अप्रोच, ठीक है। द फिनोमेना इन ए रीजन आर स्टडीड इन ए हॉलिस्टिक मैनर सर्चिंग फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि जो रीजन है, जब रीजनल अप्रोच में जो रीजन डिवाइड किए जाते हैं उनमें एक रीजन के बारे में बस हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं तो पूरा उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी हॉलिस्टिक मैनर में। कम्प्लीटली नेचुरल फॉरेस्ट पढ़ रहे हैं तो नेचुरल फॉरेस्ट, इस पर कौन कौन से नेचुरल फॉरेस्ट है पूरा एक रीजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पैरा में डुअलिज्म के बारे में लिखा गया है। डुअलिज्म इज़ वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ज्योग्राफी विच गॉट इंट्रोड्यूस फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। अगर हम लोग पर्टिकुलरली डुअलिज्म का मतलब समझे तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा अप्रोच, कोई ऐसे डिसिप्लिन जिसमें दो विचारधाराएं हों, यानी किसी भी सब्जेक्ट के दो पहलू हों, दो थ्योरीज हों, उसे क्या कहते हैं, डुअलिज्म। तो अगर ज्योग्राफी में हम लोग देखें तो दिस डुअलिज्म डिपेंड ऑन द एस्पेक्ट एम्फेसाइज्ड इन स्टडी, ठीक है। एंड अर्लियर स्कॉलर लेड एम्फेसाइज ऑन फिजिकल ज्योग्राफी। जैसे अगर हम लोग ज्योग्राफी का देखें तो जो अर्लियर स्कॉलर थे उन्होंने किसको इम्पोर्टेंट दिया,
फिजिकल ज्योग्राफी को, यानी माउंटेन्स के बारे में पढ़ते थे, रिवर्स के बारे में, केवल फिजिकल ज्योग्राफी को ही एम्फेसाइज किया। बट ह्यूमन बींग्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस, लेकिन तो ह्यूमन बींग भी तो अर्थ सरफेस के बहुत अच्छे पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है। तो अब यहाँ पे दो पहलू आ गए ना, कि पहले स्कॉलर क्या बोलते थे कि फिजिकल ज्योग्राफी ही सब कुछ है, फिजिकल ज्योग्राफी ही सब कुछ है। दूसरे स्कॉलर क्या बोल रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट है ज्योग्राफी के या फिर अर्थ के। तो यहाँ पे क्या हो गई, दो थ्योरीज हो गए, दो आइडियाज हो गए, इसी को कहते हैं डुअलिज्म। ठीक है, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ नेचर, ह्यूमन बींग नेचर के पार्ट एंड पार्सल यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दे आल्सो हैव कंट्रीब्यूटेड थ्रू देयर कल्चरल डेवलपमेंट, उन्होंने वर्ल्ड पे अपने कल्चरल डेवलपमेंट के जरिए वर्ल्ड में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है। कल्चरल डेवलपमेंट हमने बताया था कि जो ह्यूमन बींग होते हैं वो टेक्नोलॉजी से अपने आप को डेवलप करते हैं, यानी पहले ह्यूमन बींग कैसे थे, वो नेचर पे डिपेंड थे, हंटिंग एंड गैदरिंग से अपना सर्वाइवल करते हैं। लेकिन आज की ह्यूमन बींग्स क्या है, आज की ह्यूमन बींग टेक्नोलॉजीज़ की वजह से बहुत ही सिविलाइज्ड हो गए हैं। इसी जो प्रक्रिया है, यही जो प्रोसेस है, उसी को कहते हैं कल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, एंड दस डेवलप्ड ह्यूमन ज्योग्राफी विद एम्फेसाइज ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज। इसी वजह से ये जो सेकंड आइडिया था, सेकंड फिलॉसफी थी, इसी के वजह से क्या हुआ, ह्यूमन ज्योग्राफी डेवलप्ड हुआ। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में आप लोग क्लास 12th में अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें फ़िलहाल हम लोग क्लास 11 में केवल फिजिकल ज्योग्राफी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक अप्रोच, यानी ज्योग्राफी के कौन कौन से ब्रांच हैं सिस्टमेटिक अप्रोच के अकॉर्डिंग। हमने क्या देखा था, जो हम लोग जनरल ज्योग्राफी पढ़ते हैं वो किसके अकॉर्डिंग होती है, सिस्टमेटिक अप्रोच, यानी इसको वर्ल्ड कोई भी अप्रोच हो, कोई भी फिनोमेना हो, उसे वर्ल्ड लेवल पे पढ़ा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसके कितने टाइप्स है ये सब देखा जाता है सिस्टमेटिक अप्रोच में। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं सिस्टमेटिक अप्रोच के अकॉर्डिंग। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फिजिकल ज्योग्राफी। इसको हम लोग दो पार्ट्स में देखेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। तो पहले फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या ब्रांचेस ये हम लोग देखते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी इज़ डिवोटेड टू स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म, देयर इवोल्यूशन एंड रिलेटेड प्रोसेस। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हैं, उसके इवोल्यूशन कैसे हैं, और इससे जितने भी रिलेटेड प्रोसेस हैं उसको हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में देखते हैं। क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग क्या देखते हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में, एलिमेंट्स ऑफ वेदर्स क्या है, एलिमेंट्स ऑफ वेदर क्या क्या होते हैं, रेनफॉल, ये सब जो होता है ये एलिमेंट ऑफ वेदर होते हैं। क्लाइमेट्स के बारे में देखते हैं हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में, एंड क्लाइमेटिक टाइप रीजन्स, ये सब हम लोग किसमें देखते हैं, क्लाइमेटोलॉजी में। हाइड्रोलॉजी स्टडीज़ द रियल्म ऑफ वाटर ओवर द surface of earth including ocean, lakes, rivers and other water bodies and its effect on different life forms including human life and their activities। हाइड्रोलॉजी में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या लेक्स के बारे में देखेंगे, ओशंस के बारे में देखेंगे, यानी रियल्म ऑफ वाटर, यानी वाटर से रिलेटेड जितने भी एरियाज़ हैं अर्थ सरफेस पे उसको हम लोग हाइड्रोलॉजी में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ब्रांच क्या है ज्योग्राफी की, सॉयल ज्योग्राफी इज़ डिवोटेड टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ सॉयल फॉर्मेशन, सॉयल टाइप्स, देयर फर्टिलिटी स्टेटस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजेस। इसमें हम लोग इस ब्रांच में हम लोग देखते हैं कि सॉयल्स के क्या टाइप हैं, सॉयल फॉर्म कैसे होता है, उसकी फर्टिलिटी स्टेटस क्या है और कहाँ कहाँ पे वो पाया जाता है, इसको हम लोग सॉयल ज्योग्राफी में देखते हैं। ठीक है, हमारा जो मेन टॉपिक था वो क्या था, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक अप्रोच। उसका एक पार्ट हम लोगों ने देखा फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा पार्ट क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसमें क्या क्या ब्रांचेस है ज्योग्राफी को हम लोग उसको देखते हैं। पहला ब्रांच है सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी, encompasses the study of society and its spatial dynamics as well as the cultural element contributed by the society। हम लोग सोशल एंड कल्चर ज्योग्राफी में पढ़ते हैं सोसाइटी के बारे में, उसके क्या स्पेशियल डायनमिक्स हैं। स्पेशियल वर्ड जहाँ भी आया उसका सिंपल सा मतलब है स्पेस से, यानी जगह, जो डिस्टेंस है अर्थ सरफेस है उसी को कहते हैं स्पेशियल। ठीक है, तो एज वेल एज कल्चरल एलिमेंट्स, और इसके जो सोसाइटी उसके क्या क्या कल्चरल एलिमेंट है वो हम लोग सोशल एंड कल्चर ज्योग्राफी में देखते हैं। कल्चरल एलिमेंट्स का मतलब वही है, टेक्नोलॉजी से ही है कि क्या क्या ह्यूमन बींग्स ने अर्थ पर कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट ब्रांच है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी।
तो इट स्टडीज़ पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ते हैं इसमें हम लोग, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, ये सब बातें कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी में। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, सेटलमेंट ज्योग्राफी स्टडीज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। हम लोग इसमें अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट के स्ट्रक्चर, उसके कैरेक्टरिस्टिक को भी पढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड ब्रांच है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी स्टडीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टूरिज्म, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। इसमें हम लोग टूरिज्म के बारे में पढ़ते हैं, इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर, ये सब क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। तो हम लोग इसमें किसको पढ़ते हैं? इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ये सब टॉपिक्स हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट ब्रांच है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी स्टडीज़ द हिस्टोरिकल प्रोसेस। इसमें हम लोग हिस्टोरिकल प्रोसेस पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी है तो उसमें हम लोग हिस्टोरिकल प्रोसेस ही पढ़ेंगे, थ्रू विच द स्पेस गेट ऑर्गेनाइज्ड। यानी हमारा जो अर्थ सरफेस, हमारा जो स्पेस है, हमारा ये जो एरिया, ये कैसे ऑर्गेनाइज हुआ, कैसे कैसे बना, इसके क्या क्या हिस्टोरिकल प्रोसेस हैं, ठीक है। हिमालय कैसे बना, ये सब हम लोग हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में देखते हैं। एवरी रीजन्स हैज़ अंडरगॉन सम हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस बिफोर अटेनिंग द प्रेजेंट डे स्टेटस। ये जो प्रेजेंट डे स्टेटस है ना, जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी रीजन्स हैं, वो कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस के द्वारा ही बने हुए हैं। जैसे इंडिया का ही देख ले तो इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट पहले इंडिया में नहीं जुड़ा था, जब वो बहुत मिलियंस ईयर एगो पहले ये जुड़ा है, ठीक है, तभी तो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। तो वही कहने का मतलब है कि जितने भी एरियाज़ हैं वो कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस से ही बने हैं। द जियोग्राफिकल फीचर आल्सो एक्सपीरियंस टेम्पोरल चेंजेस एंड दीज फॉर्म द कंसर्न ऑफ हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। यानी जो जियोग्राफिकल फीचर हैं वो भी टेम्पोरल चेंजेस यानी टाइम वाला चेंजेस। ये हम लोग क्या देखे थे, हिस्ट्री किस जो है टेम्पोरल सिंथेसिस पे हिस्ट्री काम करती है ना। तो उसका क्या मतलब था, टाइम। यानी जितने भी जियोग्राफिकल फीचर हैं वो कुछ ना कुछ टेम्पोरल चेंजेस यानी टाइम्स के साथ साथ चेंज हुए हैं। तो उसको हम लोग किस में देखते हैं, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में। ये बहुत ही सिंपल मतलब था इसका, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो पांचवी ब्रांच है ज्योग्राफी की वो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। इट लुक्स एट द स्पेस from the angle of political event, studies boundary space relation between neighboring political units, delimitation of constituencies। यानी जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है वो स्पेस को कैसे देखती है, स्पेस को पॉलिटिकल एंगल से देखती है। यानी कौन सा देश की कहाँ बाउंड्री लाई करती है, किस में क्या रिलेशंस हैं, उनमें जो है स्पेस रिलेशंस देखती है। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, जो हमारा देश है वो कितने कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड हुआ, ये सब किस में पढ़ा जाता है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। इलेक्शन सिनेरियो, ये भी स्पेस के पर्सपेक्टिव से देखेगा। डेवलप्स थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। यानी पॉलिटिकल ज्योग्राफी में जितनी भी बातें पढ़ी जाती हैं वो हर एक बात पॉलिटिकल एंगल से पढ़ी जाती है जो ओवर द स्पेस होती है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं ऑफ द ज्योग्राफी। पहले हमने देखा था ज्योग्राफी की ब्रांचेस, फिजिकल ज्योग्राफी की क्या क्या ब्रांचेस हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में हमने कितने ब्रांचेस देखा था, चार ब्रांचेस हमने फिजिकल ज्योग्राफी में देखा था। एंड ह्यूमन ज्योग्राफी में हमने 5 ब्रांच को देखा, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इस टॉपिक का जो ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी वाली टॉपिक, तो उसका तीसरा पार्ट क्या है, बायो ज्योग्राफी। हमने 2 टॉपिक्स को पहले पढ़ा था, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, लेकिन जो तीसरा है वो क्या है, बायो ज्योग्राफी। तो द इंटरफेस बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी एंड द ह्यूमन ज्योग्राफी हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ बायो ज्योग्राफी विच इंक्लूड्स। यानी जो इंटरफेस है यानी जो रिलेशंस है किसमें, फिजिकल ज्योग्राफी में एंड ह्यूमन ज्योग्राफी में, उसकी वजह से डेवलपमेंट किसका हुआ, बायो ज्योग्राफी का, ठीक है। तो इसका पहला ब्रांच क्या है, प्लांट ज्योग्राफी विच स्टडीज़ द स्पेशियल पैटर्न ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन देयर हैबिटेट। प्लांट ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं कि जो नेचुरल वेजिटेशन है उसके स्पेशियल पैटर्न्स क्या क्या, यानी कहाँ पे कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यही सब हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, ज्योग्राफी में जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितनी भी उसके ब्रांच, सब स्पेशियल पर्सपेक्टिव को ही पढ़ाते हैं। जैसे पॉलिटिकल ज्योग्राफी हमने क्या देखा था कि इसमें पॉलिटिकल इवेंट्स देखा जाता है, लेकिन किस पर्सपेक्टिव में, स्पेस के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। तो जितनी भी ब्रांचेस है ज्योग्राफी के, सबका पर्सपेक्टिव एक ही होता है, वो होता है
स्पेस का पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो प्लांट ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, नेचुरल वेजिटेशन, वो भी किसके पैटर्न में, स्पेशियल पैटर्न में, ठीक है। बायो ज्योग्राफी का जो सेकेंड ब्रांच है वो है जू ज्योग्राफी। जू ज्योग्राफी स्टडीज़ द स्पेशल पैटर्न जियोग्राफिक करेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल एंड देयर हैबिटेट्स। इसमें हम लोग एनिमल के क्या क्या जियोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं, उनके क्या क्या हैबिटेट्स हैं यानी कहाँ कहाँ एनिमल्स रहते हैं, इसको भी स्पेशियल पर्सपेक्टिव यानी कहाँ कहाँ एनिमल्स रहते हैं, ये सब हम लोग जू ज्योग्राफी में देखते हैं। एंड थर्ड ब्रांच है बायो ज्योग्राफी की, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। ये किससे डील करती है, डील विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हैबिटेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीसीज। इसमें स्पीसीज के क्या क्या हैबिटेट्स हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसको हम लोग इकोलॉजी और इकोसिस्टम में देखते हैं। एंड जो फोर्थ ब्रांच है बायोज्योग्राफी वो है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, कंसर्न्स विद वर्ल्ड ओवर लीडिंग टू द रियलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम सच एस लैंड ग्रेडेशन, pollution and concern for conservation has resulted in the introduction of this new branch in geography। यानी जो वर्ल्ड की जो क्लाइमेट वाली प्रॉब्लम, जो वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे लैंड डिग्रेडेशन हुआ, पॉल्यूशन हुआ और कंजर्वेशन प्रोसेस जो जो होते हैं, तो उन्हीं सब को ध्यान में देखते हुए न्यू ब्रांच का ओरिजिन होता है, इंट्रोडक्शन होता है, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, ठीक है। इसमें बेसिकली हम लोग इन्वायरमेंटल से रिलेटेड बातें पढ़ते हैं। सिस्टमेटिक अप्रोच की जो ब्रांचेस थी ज्योग्राफी को, उसे अगर हम लोग फिगर की हेल्प से देखें तो बहुत अच्छे से हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो उसका पहला पार्ट क्या था, फिजिकल ज्योग्राफी। उसमें देखिए क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या ब्रांचेस हैं, तो वो यहाँ पे लिखा गया है, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, सॉइल ज्योग्राफी। ये सब चार पार्ट्स किसके हैं, चार ब्रांच किसके हैं, फिजिकल ज्योग्राफी के, ठीक है। और हम लोग उसका दूसरा पार्ट क्या देखे थे, ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इनमें कौन कौन से ब्रांचेस थे, इनमें ब्रांचेस थी सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। जो ये पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट है, इसके भी दो पार्ट्स है, रूरल एंड अर्बन, इसको हम लोगों ने देखा था, ठीक है। और ये देखिए तीसरा पार्ट हम लोगों ने जो देखा था वो था बायोज्योग्राफी। तो बायोज्योग्राफी क्या होता है, ये जो फिजिकल ज्योग्राफी है एंड ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी, इनमें दोनों में जो इंटरफेस होता है, उसी से तो बायोज्योग्राफी ओरिजिन हुआ था उसका, उसी से तो इसका इंट्रोडक्शन हुआ था। ये तीसरा पार्ट था किसका, ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी का, बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक अप्रोच। उसका तीसरा पार्ट बायोज्योग्राफी था। उसमें क्या क्या सब्जेक्ट थे, प्लांट ज्योग्राफी, जू ज्योग्राफी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। ये चार सब्जेक्ट, चार ब्रांच बायोज्योग्राफी के थे, ठीक है। तो हमने तीन पार्ट्स पढ़ा, पहला था फिजिकल ज्योग्राफी एंड दूसरा था ह्यूमन ज्योग्राफी एंड तीसरा था बायोज्योग्राफी, ठीक है। अब इस फिगर से आप लोगों को बातें अच्छी तरीके से समझ में आ सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच। इससे पहले हमने पढ़ा था ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक अप्रोच। अब हम लोग पढ़ेंगे रीजनल अप्रोच में क्या क्या ब्रांचेज है ज्योग्राफी के। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं रीजनल अप्रोच क्या होता है। तो जैसा कि मैं पहले भी बताया था, रीजनल अप्रोच में वर्ल्ड में किसी भी फिनोमेना को अगर पढ़ना होता है तो वर्ल्ड को कई पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है। वो किसी भी बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है, चाहे वो पॉलिटिकल बेसिस हो या कोई दूसरा बेसिस हो। तो रीजन के बेसिस पे, यानी अगर मान लीजिए इस रीजन को के बारे में पढ़ना हुआ तो हम लोग इस रीजन में जितनी भी बातें होती हैं उस फिनोमेना के बारे में सबको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये होता है रीजनल अप्रोच, ठीक है। तो इसमें मेनली चार ब्रांचेस है। पहला है रीजनल स्टडीज़ एंड एरिया स्टडीज़। ये कंप्राइज करता है मैक्रो, मेसो एंड माइक्रो स्टडीज़। मैक्रो मतलब होता है जो लार्ज लेवल पे हो, मेसो मतलब थोड़ा सा उससे कम, एंड माइक्रो मतलब बिल्कुल कम, यानी इंडिविजुअल लेवल पे जो बातें होती हैं, जो रीजनल स्टडीज़ होती हैं, उसे कहते हैं माइक्रो रीजनल स्टडीज़, ठीक है। सेकेंड ब्रांच है रीजनल प्लानिंग, ठीक है, कंप्राइजिंग कंट्री, रूरल एंड टाउन अर्बन प्लानिंग। इसके अंतर्गत कंट्री के अंदर जो प्लानिंग होती है वो भी आता है, रूरल के अंदर जो प्लानिंग होती है वो भी आता है, टाउन के अंदर जो प्लानिंग होती है वो सब भी आती हैं, चाहे वो अर्बन प्लानिंग हो चाहे वो रूरल प्लानिंग हो। एंड सेकेंड ब्रांच है हमारा रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है।
एंड फोर्थ है रीजनल एनालिसिस। अब इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं रीजनल एनालिसिस को। देयर आर टू आस्पेक्ट विच आर कॉमन टू एवरी डिसिप्लिन, दिस आर, इसमें बोला है कि दो आस्पेक्ट हैं जो हर डिसिप्लिन में कॉमन है, चाहे वो सिस्टमेटिक डिसिप्लिन हो, सिस्टमेटिक अप्रोच हो या रीजनल अप्रोच हो, उसमें जो जो ब्रांचेज है ज्योग्राफी के, सब में दो आस्पेक्ट कॉमन है। पहला है फिलॉसफी एंड दूसरा है मेथड्स एंड टेक्निक्स। इस चीज़ को हम लोगों ने सिस्टमेटिक अप्रोच के फिगर में भी देखा था। फिगर मैं आप लोगों को फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे है ना, प्रिंसिपल फिलॉसफी, मेथड्स एंड टेक्निक्स, यानी ये जो दोनों बातें हैं ना, ये सिस्टमेटिक अप्रोच में भी हैं, रीजनल अप्रोच में भी हैं, ठीक है। अच्छा, फ़िलॉसफी से मतलब ये है कि जैसे फ़िलॉसफी इसलिए हर अप्रोच में इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फ़िलॉसफी ही वो चीज़ है जिससे किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी डिसिप्लिन का ओरिजिन होता है। भाई कोई आइडिया डेवलप्ड होगा तभी तो किसी चीज़ की ओरिजिन होगी। तो इसीलिए ये जो है फ़िलॉसफी वो हर एक अप्रोच में ज़रूरी है, हर एक अप्रोच में कॉमन है। इसके अंदर का दो बातें आती हैं, पहला है जियोग्राफिकल थॉट, दूसरा है लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन। लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन से ही तो ही ह्यूमन ज्योग्राफी बना है, ठीक है। इसके अंतर्गत यही दो बातें आती हैं। सेकेंड है जो हर अप्रोच में कॉमन है वो है मेथड्स एंड टेक्निक्स। ये भी हर अप्रोच में कॉमन है। इसके अंतर्गत आता है कार्टोग्राफी इंक्लूडिंग कंप्यूटर कार्टोग्राफी, यानी मैप मेकिंग, कंप्यूटर की मैप मेकिंग, दोनों आता है किसके अंतर्गत, मेथड्स एंड टेक्निक्स के अंतर्गत। एंड सेकेंड है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। इन सब के जरिए हम लोग जियोग्राफिकल फिनोमेनास को पढ़ते हैं, ठीक है। मेथड्स एंड टेक्निक्स में जो थर्ड बात है वो है फील्ड सर्वे मेथड्स, तो इसको भी हम लोग उसके अंतर्गत पढ़ते हैं। एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स कंप्राइजिंग टेक्निक्स सच एज रिमोट सेंसिंग, जीआईएस एंड जीपीएस, ये फोर्थ आस्पेक्ट है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये जितनी दोनों बातें हैं, फिलॉसफी एंड मेथड्स एंड टेक्निक्स, तो ये जो है हर डिसिप्लिन में कॉमन है, ठीक है। ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी को, जो रीजनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जो ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी हैं, उसको अगर हम लोग फिगर से समझें तो देखेंगे हम लोग रीजनल स्टडीज़ एंड एरिया स्टडीज़, ये रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल एनालिसिस, रीजनल प्लानिंग, ये चार बातें हम लोगों ने ऊपर देखा था। इसके अंतर्गत तीन बातें आती हैं, माइक्रो रीजनल स्टडी जो कि लार्ज स्केल पे होती है, मेसो रीजनल स्टडीज़ जो कि मिडल लेवल पे होती है, यानी ना बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम, एंड माइक्रो यानी बहुत ही छोटी लेवल पे होती है, इंडिविजुअल लेवल पे होती है, ठीक है। एंड रीजनल प्लानिंग के अंदर की दो बातें आती हैं, पहला है रूरल प्लानिंग, तीसरा है अर्बन प्लानिंग, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब ज्योग्राफी की ब्रांचेस हैं बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच, है ना। Technology has enhanced the capacity of attempting synthesis with sound theoretical understanding। टेक्नोलॉजी क्या करता है, इन्हेंस करता है क्या, हमारी सिंथेसिस करने की कैपेसिटी विद साउंड एंड थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। एंड यू विल लर्न सम प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट ऑफ दीज टेक्निक्स इन योर बुक्स प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी की बुक में ये जो इन सब की जो बेसिक बातें हैं ना, ये जो टेक्नोलॉजी हमने बोला, इन सब की जो बेसिक बातें ये लोग आप प्रैक्टिकल की बुक में पढ़ेंगे, लेकिन केवल बेसिक बातें ही पढ़ेंगे, प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट, ठीक है। यू विल कंटिन्यू टू इम्प्रूव योर स्किल एंड लर्न अबाउट देयर एप्लीकेशन। इसके क्या क्या यूजेस हैं, एप्लीकेशन है, वो भी आप लोग अपने प्रैक्टिकल वर्क की बुक में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स ब्रांचेस। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो फिजिकल ज्योग्राफी जो हम 11th में जो हम लोग पढ़ने वाले, 11th में हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी ही पढ़ेंगे, तो उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है। इस चैप्टर में हमने देखा कि ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, यानी ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन क्या क्या उसके एस्पेक्ट हैं, क्या क्या अप्रोचेस है, कैसे पढ़ाया जाता है, उसके अंतर्गत क्या बातें हैं, वो कैसे दूसरे डिसिप्लिन से इंटर रिलेटेड है, कैसे उसमें जो है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं रुकता, फिर भी वो अपनी यूनिकनेस बनाए रहता है। तो ये सब बातें हमने ज्योग्राफी के बारे में देखा। ज्योग्राफी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, हमने इसको भी देखा। तो दिस चैप्टर अपीयर्स इन द बुक टाइटल्ड फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये बुक का नाम है, ठीक है। एंड द कंटेंट ऑफ द बुक क्लियरली रिफ्लेक्ट्स स्कोप, ज्योग्राफी के क्या स्कोप है, इसको
हम इस बुक के कंटेंट में देख सकते हैं। इट इज़ देयर फॉर अप्रोप्रिएट टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी। इसी वजह से ये जो ब्रांच है फिजिकल ज्योग्राफी, इसके इम्पोर्टेंस को देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी इंक्लूड द स्टडी ऑफ लिथोस्फीयर। फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं, यानी ये मेनली लैंड से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग लैंड फॉर्म, ड्रेनेज, रिलीफ, फिजियोग्राफी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। दूसरे का है एटमॉस्फियर, इट्स कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स एंड कंट्रोल ऑफ वेदर्स, क्लाइमेट, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स, प्रेसिपिटेशन एंड क्लाइमेट। यानी एटमॉस्फियर में जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी फिनोमेनाज होते हैं, जैसे वेदर्स को कंट्रोल करना, क्लाइमेट, टेम्परेचर, ये सब किसके अंतर्गत आता है? एटमॉस्फेयर। इसको भी हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। पहला क्या था? पहला था लिथोस्फीयर, दूसरा था एटमॉस्फियर, तीसरा क्या है? हाइड्रोस्फीयर। इसमें वाटर से रिलेटेड जितने भी बातें हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं, जैसे ओशन, सी, लेक्स, एसोसिएटेड फीचर्स विथ वाटर रियल्म। जितने भी वाटर से रिलेटेड रियल्म्स हैं यानी क्षेत्र हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। हमारा फोर्थ है बायोस्फीयर, लाइफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर सस्टेन्ड मैकेनिज्म विच फूड चैन, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। इन सब बातों को, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स को, फूड को, ह्यूमन बींग्स के बारे में, ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग बायोस्फीयर में पढ़ते हैं। अगर इन चारों बातों को यानी लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर को हम लोग इमेजेस की मदद से देखें तो कुछ ऐसा होने वाला है। ये देखिए यहाँ पे ये क्या है? लिथोस्फीयर, यानी जो लैंड से कनेक्टेड जितने भी बातें हैं ज्योग्राफी में वो सब लिथोस्फीयर के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। एंड सेकेंड है हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या आता है? ह्यूमन बींग्स के बारे में, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में, यानी सॉइल के ऊपर जो हैं, जो चीज़ें रहती हैं, जो ऑर्गेनिज्म है वो बायोस्फीयर में आते हैं। ठीक है। एंड जो एयर से कनेक्टेड है वो एटमॉस्फियर में आता है। ठीक है। एंड जो वाटर से कनेक्टेड बातें हैं, फिनोमेनाज हैं, वो हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। ठीक है। सॉइल आर फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ पेडोजेनेसिस। ये एक पेडोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसके वजह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो ये वन वर्ड में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा प्रोसेस है जिसकी वजह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, तो आंसर क्या होगा उसका? पेडोजेनेसिस। ठीक है। एंड डिपेंड अपॉन द पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक के ऊपर डिपेंड होता है ये। क्लाइमेट, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम हर जगह लगता है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हर तो कहीं भी हो, टाइम हर जगह लगता है। तो जाहिर सी बात है सॉइल में भी, सॉइल के फॉर्मेशन में भी टाइम लगेगा। ठीक है। टाइम प्रोवाइड्स मैच्योरिटी टू सॉइल्स एंड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉइल प्रोफाइल्स। सॉइल प्रोफाइल्स के डेवलपमेंट में भी एंड सॉइल को मैच्योरिटी प्रोवाइड करने में भी टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। ईच एलिमेंट्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए। ठीक है। हमारी मेन टॉपिक क्या थी? फिजिकल ज्योग्राफी की क्या इंपॉर्टेंस है। तो फिजिकल ज्योग्राफी की जो भी इंपॉर्टेंस है वो ह्यूमन बींग्स के लिए भी सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। लैंड फॉर्म्स प्रोवाइड द बेस ऑन विच ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर लोकेटेड। अब देखिए बोला है कि कैसे फिजिकल ज्योग्राफी ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल है। तो जो लैंड फॉर्म होते हैं, जो लैंड सरफेस होता है, वही तो बेस प्रोवाइड करता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए। अगर लैंड नहीं होगा तो ह्यूमन अपनी एक्टिविटीज़ कहाँ परफॉर्म करेगा? हमने पढ़ा था ना कि ये जो अर्थ होता है ये एक स्टेज प्रोवाइड करता है, इन्वायरमेंट एक स्टेज प्रोवाइड करता है, नेचर एक स्टेज प्रोवाइड करता है जहाँ पे ह्यूमन अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, अपने ड्रामा को परफॉर्म करता है। ठीक है। द प्लेन्स आर यूटिलाइज फॉर एग्रीकल्चर। जो प्लेन लैंड होता है वो एग्रीकल्चर वहाँ पे होता है। प्लेट्यूज प्रोवाइड फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। प्लेट्यूज में फॉरेस्ट एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। माउंटेन्स प्रोवाइड पास्चर, फॉरेस्ट, टूरिस्ट स्पॉट एंड आर सोर्सेज ऑफ रिवर्स प्रोवाइडिंग वाटर टू लो लैंड। जो माउंटेन्स होता है वहाँ पे पास्चर पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं, टूरिस्ट स्पॉट पाए जाते हैं एंड कई सारे रिवर्स की ओरिजिन भी होती है। कहाँ से? माउंटेन से। ठीक है। तो हमने तीन चीज़ें पढ़ा, प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स। क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस आवर हाउसेस, टाइप्स, क्लॉथिंग एंड फूड हैबिट्स। जो क्लाइमेट होता है वो हम कैसे, कौन सी खाना खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे घर बनाएंगे, ये सब क्लाइमेट तय करता है। हम लोग ठंडी में क्या पहनते हैं? ऊनी कपड़े पहनते हैं। तो इसकी वजह से क्या है? इसकी वजह ये है कि क्लाइमेट हमको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हाउ फिजिकल ज्योग्राफी जो है कैसे ह्यूमन बींग्स को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। द क्लाइमेट हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन वेजिटेशन, क्रॉपिंग पैटर्न, लाइव स्टॉक फार्मिंग एंड सम इंडस्ट्रीज। ये जो क्लाइमेट है
इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है कहाँ पे, वेजिटेशंस में यानी फॉरेस्ट में, क्रॉपिंग पैटर्न्स में, लाइव स्टॉक फार्मिंग में, एंड सम इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज की स्टैब्लिशमेंट में भी क्लाइमेट का रोल होता है। अब जैसे अगर से हम लोग एक एग्जांपल लें, मान लीजिए हम लोग पैडी का एग्जांपल लेते हैं, तो पैडी कहाँ पे उसकी क्रॉपिंग कहाँ पे हो सकती है, वहीं पे हो सकती है जहाँ पे वाटर की फैसिलिटी हो, जहाँ पे मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट हो, वहीं पे क्या हो सकता है, पैडी का प्रोडक्शन हो सकता है। तो इसने इन्फ्लुएंस किया ना, ठीक है, किसको इन्फ्लुएंस किया, क्रॉपिंग पैटर्न को, क्लाइमेट ने। ह्यूमन बींग्स हैव डेवलप्ड टेक्नोलॉजीज विच मॉडिफाई क्लाइमेट एलिमेंट्स in restricted space such as एयर कंडीशनर एंड कूलर। अभी तक हमने देखा कि कैसे जो नेचर है वो इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन बींग्स को। अब हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन भी कैसे जो है इन्फ्लुएंस करता है नेचर को। तो ह्यूमन बींग्स ने क्या बना दिया है, एयर कंडीशनर, ठीक है, कूलर। तो इसके वजह से नेचर के ऊपर हम लोग ओवरकम कर चुके हैं, यानी नेचर को जो इफ़ेक्ट्स हैं उसको हम लोग रिड्यूस कर चुके हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन बींग्स तो नेचुरलाइज हुए ही हैं, नेचुरलाइज ह्यूमन बींग तो पाए ही जाते हैं, साथ में ह्यूमनाइज्ड नेचर भी हो गया है, ठीक है। इस बात को हम लोगों ने पहले देखा था। टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशंस इंश्योर द डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट एंड क्वालिटी ऑफ ग्रासलैंड। टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन के अंदर रेनफॉल भी आता है, स्नोफॉल भी आता है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट कहाँ पे कितना होगा, ये कौन डिसाइड करता है, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, ठीक है। इन इंडिया मानसूनल रेनफॉल सेट्स द एग्रीकल्चर राइथम इन मोशन। यानी जो मानसून रेनफॉल होती है वही डिसाइड करती है कि जो हमारा एग्रीकल्चर है वो कैसा होगा। इंडिया की जो एग्रीकल्चर वो किस पे डिपेंड करती है, टू ग्रेट एक्सटेंट मानसून पे डिपेंड करती है। प्रेसिपिटेशन रिचार्जेस द ग्राउंड वाटर एक्विफर्स विच लेटर डेवलप्ड वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक यूज़। जो प्रेसिपिटेशन होता है यानी जो हमारी वर्षा होती है वो क्या करती है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है, ठीक है। यही बाद में क्या बनता है, सोर्स किसका, एग्रीकल्चर का, डोमेस्टिक यूज का। वी स्टडी ओशियन विच आर द स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज। ओशियन क्या है, स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। बिसाइड फिश एंड अदर सी फूड, ओशंस आर रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। यानी फिश और सी फूड को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद भी ओशंस क्या है, मिनरल रिच है, यानी मिनरल, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं ओशन में, ठीक है। जैसे इंडिया जो है किसका, इंडिया मैग्नीज निकालता है ओशन से, ठीक है। इंडिया हैज़ डेवलप्ड द टेक्नोलॉजीज फॉर कलेक्टिंग मैग्नीज नोड्यूल्स फ्रॉम ओशनिक बेड। देखिए हम लोग अभी पढ़ ही रहे थे, यहाँ पे लिख भी दिया है कि इंडिया ने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है मैग्नीज निकालने की ओशन बेड से, यानी ओशंस के निचले तले से इंडिया मैग्नीज निकालता है। सॉयल आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड विच इन्फ्लुएंस ए नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर। सॉयल क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी ये ख़त्म नहीं होता, ये बार बार जो है इसके फॉर्म बदलते रहते हैं, यानी ऐसा रिसोर्स जो कभी ख़त्म ना हो उससे कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स, जिसका रिसाइकल होता रहता है, ठीक है। तो सॉयल, एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड करता है, सॉयल पे डिपेंड करता है, वही बात यहाँ पे लिखी गई है। द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल इज बोथ नेचुरली डिटरमाइंड एंड कल्चरली इंड्यूस्ड। यानी जो फर्टिलिटी होती है सॉयल की वो उसको तो नेचर डिसाइड करेगी, जाहिर सी बात है भाई, नेचर से रिलेटेड ही सॉयल है तो नेचर का इन्फ्लुएंस रहेगा। लेकिन तो कल्चरली भी वो इन्फ्लुएंस्ड होता है सॉयल, यानी हम लोग कैसा फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, ये सब बातें भी डिटरमाइन करती हैं। इरिगेशन फैसिलिटी क्या है, ये भी सॉयल की फर्टिलिटी डिसाइड करेगी ना भाई, वही बात यहाँ पे लिखी गई है। सॉयल आल्सो प्रोवाइड द बेसिस फॉर द बायोस्फीयर एक्यूमुलेटिंग प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सॉयल ये भी डिसाइड करता है कि कैसे प्लांट्स होंगे, एनिमल्स कहाँ होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब बातों को भी सॉयल बहुत ज़्यादा जो है डिसाइड करता है ना, इफ़ेक्ट करता है, उसे इन्फ्लुएंस करता है। यहाँ पे अब दिया गया कि व्हाट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की एक डिफिनीशन दी गई है, ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विथ द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ सरफेस। यानी ज्योग्राफी क्या है, इसे रिचार्ड हार्डसॉन, ये एक स्कॉलर हैं, उन्होंने बोला है ज्योग्राफी की डिफिनेशन उन्होंने बताया, क्या बताया कि ज्योग्राफी इज कंसर्न विद डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ, यानी अर्थ सरफेस पे जो एरियल डिफरेंसेस यानी एरिया जो है उसके क्या क्या डिफरेंसेस है उससे रिलेटेड है
क्या ज्योग्राफी उसकी जो स्टडी करवाता है, उसका जो डिस्क्रिप्शन देता है अर्थ का, अर्थ सरफेस का, वही है ज्योग्राफी। अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू whom, अकॉर्डिंग टू रिचर्ड हार्टसॉन, ज्योग्राफी स्टडीज द डिफरेंसेस ऑफ फिनोमेना यूजुअली रिलेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस। दूसरे स्कॉलर हैं हिटनर। इन्होंने बोला है कि ज्योग्राफी में वो पढ़ाया जाता है, यानी जो फिनोमेना होते हैं, जो ज्योग्राफिकल फिनोमेना होते हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। जो अर्थ सरफेस पे फिनोमेना होते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, उनमें क्या डिफरेंसेस है, इसके बारे में कौन पढ़ाता है? ज्योग्राफी। ये हिटनर का कहना है, ठीक है। तो दो स्कॉलर ने ज्योग्राफी की डिफिनीशन प्रोवाइड की है, जो कि हमारे बुक में लिखा है। पहले हैं रिचर्ड हार्टसॉन ने एंड दूसरे हैं हिटनर। इनको आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इज इमर्जिंग एज अ डिसिप्लिन ऑफ इवेलुएटिंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। अब जो ये फिजिकल ज्योग्राफी की जो स्टडी है, इसकी वजह से हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज भी कर सकते हैं। इन सब बारे में भी फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है, यानी हाउ टू कंजर्व रिसोर्सेज, ये सब भी पढ़ाया जाता है ना। मैनेज कैसे किया जाता है, उसको मैनेज कैसे करें, कैसे वाटर्स का कंजर्वेशन करें, ठीक है। In order to achieve this objective, it is essential to understand the intricate relationship between physical environment and human beings. ये जो बात है ना, मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इसको अगर से अच्छे से समझना है तो हम लोग को ये भी समझना होगा कि जो ह्यूमन बींग्स हैं एंड फिजिकल इन्वायरमेंट है, इनमें क्या रिलेशन है, कैसे रिलेशन है। क्योंकि भाई नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसको प्रोवाइड कौन कर रहा है? फिजिकल ज्योग्राफी यानी नेचर, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन तो ह्यूमन बीइंग ही कर रहा है ना। तो जाहिर सी बात है, दोनों में क्या रिलेशन है, कैसे रिलेशन है, उसके बाद ही हम लोग पता कर सकते हैं कि इसे मैनेज कैसे किया जाए, है ना। एंड फिजिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज एंड ह्यूमन बींग्स यूटिलाइज दिस रिसोर्सेज एंड इंश्योर देयर इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट। फिजिकल यहाँ पे लिखा भी गया है, जैसा हम लोग ने अभी हमने बोला कि फिजिकल एनवायरनमेंट क्या करता है? प्रोवाइड करता है रिसोर्सेज, और ह्यूमन बींग क्या करता है? उसका यूटिलाइजेशन करता है, ठीक है। किसके लिए? इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट के लिए। कल्चर डेवलपमेंट का मतलब टेक्नोलॉजी है, अपने अपने, ठीक है, जो अपनी टेक्नोलॉजी होती है उसी को कहा गया कल्चर डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। एक्सेलरेटेड पेस ऑफ रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैज़ क्रिएटेड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन द वर्ल्ड। हम लोग आजकल क्या करते हैं? टेक्नोलॉजीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करते हैं, जिसकी वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आ गया, यानी रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं? हमारे ख़त्म हो रहे हैं। रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। हैंस ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसीलिए कहा गया है कि फिजिकल एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। किसके लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें जो फ्यूचर जनरेशन होती है उसको भी रिसोर्सेज मिलते रहें विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, यानी प्रेजेंट जनरेशन को भी जो फुलफिल नीड्स है वो भी फुलफिल हो, प्लस जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी भी नीड्स फुलफिल हो, तो उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इसी के साथ हम लोग का चैप्टर ख़त्म होता है। हम लोग ने ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन चैप्टर में क्या पढ़ा कि ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन क्या क्या उसके अप्रोचेस हैं, उसे किन किन अप्रोचेस में पढ़ा जाता है, उसके क्या क्या ब्रांचेस हैं, ज्योग्राफी के जो ब्रांचेस है वो कैसे जो है दूसरे डिसिप्लिन से कनेक्टेड है, नेचुरल साइंसेज से और सोशल साइंसेज से कैसे कनेक्टेड हैं, कैसे ये एक इंटरडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन है और कैसे जो है इनमें फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता रहता है, इनकी यूनिकनेस भी मेंटेन रहती है, ठीक है। इन सब बातों को हम लोग इस चैप्टर में देखें। इनमें हमने ये भी देखा कि ज्योग्राफी कैसे एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब हम लोग इसी के साथ इस चैप्टर को समाप्त करते हैं, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। आशा है कि आप लोग पूरा चैप्टर अच्छे से समझे होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो उसे आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। थैंक यू।